हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने साइंस के पेपर करवा रहे थे। अभी 2024 का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 31/1/1 और यहाँ बात कर लेंगे सेट कौन सा है फर्स्ट। वहां मैंने 25 क्वेश्चन तक 25-20 तक के जो क्वेश्चन थे ये करवा दिया गया है। अभी आज आगे से 26 नंबर क्वेश्चन से करवाना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां बोल रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं? अब एक बात समझो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो वहां पे होगा क्या कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो वहां से जो आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाएगा। बात यही है, इसको हमें क्या करना है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे देखिए, द टू मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू इट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास नीडल इज शोइंग इज डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर कंपास नीडल शो कर रहे हैं तो कंपास नीडल में हमारे डिफरेंट डायरेक्शन होगी, वो एक डायरेक्शन बताएगा ही नहीं, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट कोलाइड बिकॉज अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फिजिकली इम्पॉसिबल एट द सेम स्पॉट। फिजिकली इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि अगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ हमारी चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगी तो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं, और वहां पे क्या हो जाएंगी, वो एग्जैक्टली शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए थ्योरेटिकल नॉर्थ पोल एट ए सर्टेन लोकेशन। वो तो नॉर्थ पोल के एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या करता है, नॉर्थ पोल की लोकेशन बताता है, जो कि हमें अगर 2 पॉइंट पे जाएगा तो बता नहीं पाएगा। तो खैर ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन था आपका, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इसमें नहीं था। इंटरसेक्टिंग टू फील्ड लाइन वुड रिजल्ट इन अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। क्योंकि मैंने यही बताया कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को भी यही डिसाइड करती है, तो वो अपोज करेंगे, जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा वेल डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड को। तो बात वही कह रहा है, बात हर बार क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है। कहने का तरीका और बताने का तरीका वही है जो बताना चाह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट कनेक्ट विथ कंसिस्टेंट विद द नेचर मैग्नेटिक इंटरेक्शन। सीधी सीधी बात, आप पहला और दूसरा नंबर पॉइंट बस याद रखेंगे, इतना आपके लिए क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। नीचे के 3 पॉइंट्स उसी को हमारे क्या किए गए हैं, वर्डिंग चेंज करके बात वही बोल रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कंपास नीडल यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। दूसरा, ये मैग्नेटिक फोर्स को हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। अगर एक ही पॉइंट पे 2 हमारे इंटरसेक्शन करेगा तो 2 लाइन हमारी बढ़ जाएगी, जिसके कारण फोर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होगा तो हमें क्या होगी, उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमें मिल नहीं पाएगी। ठीक है ना। आगे बात कर लें अगर हम 26 नंबर क्वेश्चन के बाद, इसमें सेकंड पोर्शन है आपका, 26 में सेकंड है, कह रहा है हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। ड्रॉ यूनिफॉर्म कैसे होगा? देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, पैरेलल टाइप की होगी। यहाँ पे स्ट्रेट एंड पैरेलल रिप्रेजेंट द होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेस। अब एक बात कर लो, मान लो सोलेनोइड की बात करें, किसी बात करें सोलेनोइड, एक रॉड होता है जिसपे हम क्या करते हैं, हेलिक्स कॉइल हम ऐसे क्या करते हैं, वाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो इनसाइड जो होता है वो पैरेलल होता है, लेकिन अगर मैं आउटसाइड देखता हूं तो कैसा बनता है, एक कर्व शेप का हमारा बनता है, कुछ कैसे बनता है, कर्व शेप का। ठीक है ना, तो ये आपको पता है ये बात। तो इनसाइड अगर मैं बात कर लूं तो कैसा होता है, होता पैरेलल है, होता कैसा है, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होता है। तो ये बोला स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिफाइड लोकेशन। These lines demonstrate that magnetic field is constant. Magnetic field कैसा है, constant है in intensity and direction across the region। यहाँ पे intensity और direction हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म। हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी भी सेम होगी और डायरेक्शन भी हमारी क्या होगी, एक ही होगी। इसी तरह की बात कर लें, ग्राफिक यूजेज एरो हमारा ये इलस्ट्रेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बताता है। जो अगर ये जितने ज्यादा हमारे क्लोज होंगे, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्या होंगे, क्लोज होंगे, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी
अच्छी होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे क्या करेंगे, अच्छे स्ट्रेंथ में शो करेंगे, और वहां पे हमारा फोर्स की डायरेक्शन भी हमारी क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, बिटवीन द लाइन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वही बता रहा है ये जो लाइन के बीच में जो गैप है ये हमें यही बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ का है। अगर बहुत ज्यादा क्लोजर लाइन है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा दूर दूर लाइन है, जैसे कि हम जानते हैं दूर जाएगा ये, तो यहाँ पे इनके बीच गैप्स क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये गैप बढ़ता जाता है, इट मीन्स हम बात कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पे कम प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण हमारा क्या होगा, जो फोर्स भी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो यही बात हमसे क्या की जा रही है, बताई जा रही है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमसे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे राइट करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। देखिए अब केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है और चेंज इन कलर की बात कर रहा है कि कब चेंज इन कलर होता है। आप जानते हो कि चेंज इन कलर का मतलब क्या, जब भी हम रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेज आते हैं, जिसमें बात कर ले चेंज इन कलर, उसमें से क्या होता है, एक होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन स्टेट होता है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। उसमें से हमें क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि कलर, टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है और कंपाउंड कौन सा प्रेसिपिटेट हमारा इसके साथ इक्वेशन में फॉर्म हो रहा है, ये भी बताना है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन दे रखा है, फेरस जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, हम जानते हैं फेरस ज्यादा हमारा क्या होता है, फेरस हमारा जो होता है, आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू हम बात कर लें कॉपर को। तो ये क्या कर लेगा, इसको डिस्प्लेस कर लेगा। और जनरली जब मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट की, तो ये 2+ होता है और सल्फेट कितना होता है, 2- होता है। तो यहाँ से फेरस जो 2+ होता है ये क्या कर लेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये बनाएगा फेरस सल्फेट, और साथ ही साथ हमारे क्या हो जाएंगे, कॉपर हमारे डिस्प्लेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच जब रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और जब फेरस सल्फेट बनता है तो ये हमारा क्या होता है, पेल ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसको बोलते हैं हल्का ग्रीन कलर का हमारा क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है। और कॉपर हमारी क्या होती है, अलग हो जाती है। हमें यही चीज बतानी थी कि चेंज इन कलर क्या हो रहा है, ब्लू टू हमारा कैसा हो रहा है, पेल ग्रीन कलर का हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे, इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 28 का सेकंड नंबर है, कह रहा है हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सोल्यूशन। आप जानते हो जब भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है HNO3 होता है, एक H2SO4 होता है, और इसी तरीके बात कर लें एक HCl होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में इन्हीं तीनों को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वीक बेस जो होता है वहां पे हम बात कर लेंगे, एक होता है NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जानते हो कि यहाँ जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे H+ के कंसंट्रेशन हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जब मैं वीक बेस की बात कर रहा हूं तो यहाँ OH की हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। जनरली जितनी भी बातें हम जानते हैं एसिड के बारे में वो H+ आयन हमेशा देते हैं, और वीक बेस हमारे हमेशा क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं तो यहाँ मेन डिफरेंस हमारा क्या है, ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या, कंसंट्रेशन की कैपेसिटी कितनी है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि कितना ज्यादा आयनाइज हो रहा है या कितना कम आयनाइज हो रहा है। आयनाइज होने का मतलब वो कितना ब्रेक हो रहा है। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पे H2SO4 है तो H2SO4 में हमारे H+ और साथ साथ मैं बात कर लूंगा SO4 2- पे हमारा ब्रेक होगा। HCl में अगर बात कर लूं तो यहाँ पे H+ और Cl- में ब्रेक होगा। अब ये H+ कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है या कितना ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसी को बोल रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल रहे हैं। तो मुझे बातें समझ में आ रही हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन, हमारा जो एक्वस सोल्यूशन होगा तभी हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा। ये भी बात समझ लीजिए कि जब भी एक्वस सोल्यूशन होगा, अब एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या, ऐसा सोल्यूशन जो हमारा क्या हो जा रहा है, वाटर में सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, एक्वस सोल्यूशन बना रहा है। यहाँ पे अगर बात कर लें कंप्लीटली अगर ये डिसोसिएट हो जा रहा है वाटर में तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कंप्लीटली डिसोसिएट तब होगा जब H+ आयन हमारे क्या होंगे, कंसंट्रेटेड, या मैं बात कर लूं उनके स्ट्रेंथ हमारी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कह रहा है रिलीजिंग ऑल देयर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेगा तभी ये वाटर में क्या होगा, डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट होने का मतलब क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं HCl में H+ और Cl- बना रहा है तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे कि वीक बेस की बात कर लें, वीक बेस क्या है हमारा, ये हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली होंगे। कैसे होंगे, पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या, थोड़ा, जिसमें कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। यहाँ सारे आयन हमारे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं करते हैं, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे वाटर में, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली होंगे, इसलिए हमारा क्या हो, वीक बेस। सिंपल सी बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर आपने क्या करने हैं, मिल जाने हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
हम बात कर लें 1 नंबर का ही है, तो कह रहा है द एसिड रेन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। देखो एक बात समझो, जब भी एसिडिक रेन की बात कर रहे हैं तो एसिडिक रेन में दो चीजें होती हैं। एक तो हम बात कर लेंगे कौन सा, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है नाइट्रिक एसिड। ये हमारे क्या करते हैं, ये बैडली इंपैक्ट करते हैं किस पे, चाहे तो वो क्रॉप्स पे करेंगे, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स पे करेंगे, या हम बात कर लेंगे जो लिविंग बीइंग्स हैं उन पे करेंगे, या मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको क्या करेंगे, हमारे डिग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये डिफिकल्ट होता है एक्वेटिक एनिमल के लिए, क्योंकि ये कई तरह से होते हैं। जैसे लोअरिंग द पीएच, पीएच मतलब क्या आप जानते हो, पीएच मतलब क्या होता है, पी मतलब पोटेंस होता है, पी एक ग्रीक वर्ड जिसको बोलते हैं पोटेंस से लिया गया है, जिसका मेन मतलब क्या होता है, पावर, क्या पावर। और अगर मैं एच की बात कर रहा हूं तो एच मतलब क्या, एच प्लस ऑफ कंसंट्रेशन, एच प्लस ऑफ क्या, कंसंट्रेशन। तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं पावर ऑफ एच प्लस ऑफ कंसंट्रेशन, जब मैं बोलूंगा तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, पीएच बोल रहे हैं। और हम जानते हैं जनरली जो पीएच की वैल्यू होती है 0 to 14 के बीच वेरी करती है, 0 से 7 के बीच अगर होता है तो हम बात कर लेते हैं ये हमारा यहाँ 0 से और 7 के पहले जस्ट बात कर लें 6.9 तो वो उसको बोलते हैं एसिडिक बिहेवियर। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ 7.1 से हम बात कर लें लगभग 14 के आसपास तक, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है बेसिक बिहेवियर। जो 7 पे होता है वो क्या होता है, प्योर वाटर होता है। ये सब बातें आप जानते हो। तो एसिडिक रेन में हम बात कर लेंगे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पीएच को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब पीएच हमारा कम हो जाता है, चाहे तो लेक का हो, रिवर का हो, या बात कर लें किसी भी स्ट्रीम्स का हो जो जहां वाटर फ्लो हो रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव करना उनके लिए क्या हो जाता है, कम मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम जनरली जानते हैं एक्वेटिक एनिमल वनली सर्वाइव कर पाते हैं कितने पीएच पे, 7 to 8 पीएच पे, 7 to कितने 8 पीएच पे। इससे अगर कम हुआ तो उनके सर्वाइवल में क्या होगी, डिफिकल्टी आएगी और उनकी डेथ होने की पॉसिबिलिटीज होगी। दूसरा हम बात कर लेंगे कि जो फिश होती हैं, फिश हमारे किससे लेती हैं, गिल्स से हमारा क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कौन करता है, ये गिल्स करता है। तो एसिड रेन हमारा क्या कर देता है, डैमेज कर देता है गिल्स को, किसके, एक्वेटिक एनिमल्स के। तो एक्वेटिक एनिमल्स के जो हमारे होते हैं उनके गिल्स को डैमेज कर देगा, मतलब वो रेस्पिरेटरी अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इट मींस उनका डेथ होना क्या है, श्योर है, या मैं बोल सकूं उसका टाइम क्या लगता है, कम लगता है, लाइफ स्पेन टाइम। रिड्यूसिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड द मिनरल, एक बात और समझ सकते हैं कि एसिड रेन क्या करता है, रिड्यूस करता है किसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें या मिनरल्स की बात करें। मुझे बेसिक बातें समझ में आ रही। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के ही हिसाब से आपको करना है कि लोअरिंग द पीएच, एक आक लाइन आप लिख देंगे यहाँ पे, डैमेजिंग द गिल्स, और यहाँ पे बात कर लेंगे रिड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। एक लाइन आप लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि मान लो ये 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा तो आपने किया तो फिर क्या होगा, वहां आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ लार्ज बॉडी साइज। अब एक बात समझिए, ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ना, ये हमारा क्या करता है, कैरी करता है। जैसे हम बात कर लें जितने भी गैसेस हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन एफिशिएंटली पूरी बॉडी के, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी हमारे ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को एफिशिएंटली सेल इन द बॉडी में। यहाँ पे इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज की होती है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा क्या कर देता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने के लिए क्या करता है, मदद कर सकता है। इसी तरीके मेंटेन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब पिगमेंट जो भी होते हैं क्विकली रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को, कहां से, रेस्पिरेटरी सरफेस पे। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या कर देता है, उसको ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सरफेस पे हमारा क्या कर देता है, जल्दी से रिलीज कर देता है, जो कि मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने में। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन ब्लड में जब डिफ्यूज होगा तो उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम भी हमारा कौन कर रहा है, यही कर रहा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसी तरीके मिट्स ऑक्सीजन डिमांड, जितने भी ऑक्सीजन लार्ज ऑर्गेनिज्म में अगर मैं बात कर लूं, डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स एंड हम बात कर लें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको सिंपल डिफ्यूजन से मीट करने का काम और ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करने का काम भी कौन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट करता है। क्योंकि मेरा नंबर 1 से 2 नंबर का पूछा गया है तो आप बस इतना बता दोगे, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और मीट ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो क्योंकि आप बेसिक बातें समझ रहे हो कि हमारा इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे।
यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है गिव करना है, रीजन देना है फॉलोइंग का, ठीक है ना। और ये जो नीचे दे रखा है ना, ये 4 पार्ट क्वेश्चन के हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स, और सारे पार्ट्स हम मिला के 2 नंबर के हैं। तो ये मतलब कितने नंबर का होगा? अगर मैं बात कर लूँ तो हाफ नंबर का होगा। कितना का होगा? हाफ नंबर का। तो हाफ नंबर के 4 पार्ट पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया है ताकि मान लो अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो आपको। यहाँ रिंग ऑफ कार्टिलेज की बात कर रहे हैं जो भी हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा इसोफेगस 5 होता है। इसके आगे एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। अब इस ट्रैकिया में ही हम बात कर ले कार्टिलेज का। यहाँ कार्टिलेजियस हमारे क्या होते हैं? रिंग होते हैं। और इसके जस्ट नीचे में बात कर लूँ ब्रोंकाई होता है। आप जानते हो ये सेक्शन की ट्रैकिया होता है। ये जो सेक्शन बढ़ जाता है नीचे इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इसके आगे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हम बात कर लें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। और यहीं से हमारे गैसेस एक्सचेंज होना क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो इसी ट्रैकिया में हम बात कर लें, ये हमारा क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। करता क्या है ये हम बात कर लेंगे। ये फ्लेक्सिबल टाइप का हमारा जो ट्रैकिया के मूवमेंट वगैरह होते हैं, जो भी हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो उस समय हमारा क्या होता है? ट्रैकिया का मूवमेंट, इनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज करता है। मेनली अगर मैं बात कर लूं तो ये करता क्या है? एयरवेज को हमारा क्या करता है? ओपन रखता है। और हम बात कर लेंगे ये ट्रैकिया को क्लोज होने या कोलैप्स होने से क्या करता है? हमारा बचाता है। कोलैप्स होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो पूरा डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो उसके बंद होने की प्रोसेस में भी हमारे, जैसे बंद हो गया ट्रैकिया, यहाँ पे कोलैप्स होने की कंडीशंस में आ गया, हम सांस नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी एयर के एक्सचेंज हमारे होते रहेंगे क्योंकि इसका शेप ही ऐसा बनाया गया है, ठीक है ना। दे आल्सो हेल्प इन ट्रैकिया टू मूव एंड फ्लेक्स व्हाइल ब्रीदिंग। मूव एंड फ्लेक्स का मतलब उसके हिलने डुलने या सारी चीजों के मूवमेंट में भी हमें क्या करता है? ये मदद करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। हाफ नंबर का पूछा गया है, मोर देन सफिशिएंट है। बट इसके अलावा आप और सारी भी चीजें बोल सकते हो कि ये करता क्या है? ये सपोर्ट करता है। ट्रैकिया को क्या करता है? सपोर्ट करता है। दूसरा हम बात कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैंने आगे पॉइंट डाल रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो हम देख सकते हैं ये क्या काम करता है? सपोर्ट का काम करता है। कार्टिलेज सपोर्ट करता है ट्रैकिया को और प्रिवेंट करता है किससे? कोलैप्सिंग से। अभी बताया कि यहाँ से लिटिल एयर पास होता रहता है, इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम जानते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होता है, जो कि अलाउ करता है ट्रैकिया को मूव एंड फ्लेक्स होने में, मतलब ये मूवमेंट में हमारा क्या करता है? मदद करता है जब भी ब्रीदिंग करते हैं। इसी तरीके एयर फ्लो को अगर मैं बात कर लूं, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होता है ये प्रॉपर मेंटेन एयर फ्लो करता है। कहां से? अगर मैं बात कर लूं, और प्रोटेक्शन भी देता है किसको? कार्टिलेज रिंग को, ठीक है। एक्सपेंशन में भी मदद करता है क्योंकि ये ट्रैकिया के एक्सपेंड होने पर जब भी हम फूड या वाटर लेते हैं उस समय हमारा क्या करता है? ये मदद करता है। इनकम्प्लीट रिंग्स, हमारा इनकम्प्लीट रिंग्स जैसा कि आप देख रहे थे, बीच में हमारे क्या थे? बीच में कुछ ऐसे सी टाइप का स्ट्रक्चर बना होता, बीच में गैप था, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट। विच अलाउ द trachea to collapse slightly to allow food pass down the esophagus। सिंपल सी बात है, आपको आधा नंबर के लिए इतना मेहनत तो करना नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का रियल यूज हमारा क्या है और रियल मतलब क्या है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर मेनली हमारा करता क्या है? यहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये प्रिवेंट करता है लंग्स को कोलैप्स होने में और इंश्योर करता है कि एनफ टाइम मिल जाए जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके? रिलीज कर सके। तो यहाँ एनफ टाइम मेंटेन करने का काम कौन करता है? रेजिडुअल वॉल्यूम करता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट आफ्टर द हम बात कर लेंगे हैज बीन ड्रेन्ड आर यूज्ड। जो भी हम सांस लेते हैं, सांस लेते समय जो भी हमारे मिनिमम वॉल्यूम बच जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी और साथ ही साथ में बात कर लूं कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की कैपेसिटी में जो टाइम लगता है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? यही करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम करता है। रेजिडुअल मतलब आप जानते हो, रेजिड्यू मतलब क्या? जो भी बचा हो, जो भी क्या बचा हो, इसका मतलब ही अवशेष है। मतलब हम बात कर लें जो बचा हुआ रेजिड्यू, यहाँ पे उसी से इंग्लिश वर्ड से भी आप काम ले सकते हो कि रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? जो भी हमारे एयर्स के सेक्शन हमारे मिनिमम बचे होते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, जिससे हमारा गैसेस एक्सचेंज में हमारी आसानी होती है, चाहे वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करे या कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये हमेशा क्यों कंटेन करता है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलते हैं आगे। डायफ्राम फ्लैटेंस द रिब्स एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। देखो एक बात समझो, हम जानते हैं लंग्स होती है, लंग्स के हमारे कुछ सेक्शन होते हैं। लंग्स में नीचे की तरफ जो होता है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये डायफ्राम होता है।
जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं, तो एयर इनटेक करते समय हमारा क्या होता है, जैसे हम बात कर लें, हम सांस ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये जो थोरैसिक कैविटी है हमारी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। जब भी एक्सपेंड होगी नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम, जब भी ये एक्सपेंड होता है ना, तो ये ऊपर से हमारा क्या करता है, ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, बाहर की तरफ हमारा क्या होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, और जब भी एयर इनटेक करते हैं अंदर की तरफ क्या होता है, कम प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हमारा क्या होता है, एयर फ्लो होती है, और ये डाउनवर्ड साइड पे हमारा क्या करता है, मूव करता है, जो कि हमारा कर्व शेप का होता है, और वो कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ्लैटन। तो बात वही कर रहा है, डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर का प्रेशर क्या होता है, हम बात कर लेंगे, ज्यादा होता है, अंदर प्रेशर हमारे कम होते हैं। जब भी इंटेक करते हो तो वहां क्या होता है, एक्सपेंड होता है थोरैसिक कैविटी, और ये नीचे की तरफ हमारा क्या करता है, डायफ्राम हमारा मूव करता है, क्योंकि प्रेशर अब धीरे धीरे जब ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, जब नीचे करता है तो वही फ्लैटन होता है। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे एक्सेलेशन में, तो एक्सेलेशन में हमारे एयर्स क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। यहाँ पे प्रेशर हमारे बहुत ज्यादा होने के कारण अब क्या होगा, बाहर का प्रेशर मेरा कम होता है, तो अंदर से हमारा क्या होता है, बाहर की तरफ एयर फ्लो होती है। जब भी फ्लो होता है, ये जो फ्लैटन पहले था अब वो क्या हो जाएगा, ये कर्व टाइप का हमारा बना लेगा डायफ्राम। तो बात यही किया है कि थोरैसिक वॉल्यूम हम बात कर लेंगे, रिड्यूस प्रेशर, थोरैसिक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, रिड्यूस प्रेशर होता है, फ्लैटनिंग द डायफ्राम, ये हमारा फ्लैटनिंग डायफ्राम इसीलिए होता है। यहाँ पर रिड्यूस प्रेशर का मतलब भी वही है कि अंदर प्रेशर क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है जब मैं एयर इनटेक करता हूं, और बाहर का प्रेशर हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमारे रिब्स एक्सपेंड होते हैं और थोरैसिक कैविटी भी एक्सपेंड होती है। लोअरिंग एयर प्रेशर इन द लंग्स, ये लोअरिंग प्रेशर के कारण होता है हमारा लंग्स में, और ये जो प्रेशर का एक्सचेंज होता है, जो प्रेशर में चेंज होता है, यही इंप्रूव करता है हमारे किसको, इनहेलेशन को, और यही अलाउ करता है किसको, एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स, लंग्स में फ्लो होने के लिए में क्या करता है, अलाउ करता है। बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं कि जब भी आप सांस लेते हो तो सांस लेते समय, इनहेल करते समय ये क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे बात कर लेंगे लंग्स होता है, क्या होता है, एक्सपेंड होता है। यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड साइड पे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कर्व शेप का होता है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जब बाहर की तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। बात यही पूछा था, आधा नंबर का पूछा था, हाफ नंबर है, तो आपको समझ में आ गई होंगी बातें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अब एक बात समझो कि यहाँ पे जब मैं एल्वियोली की बात कर रहा हूँ, एल्वियोली होता कहाँ है, पहले तो ये बात समझ लो। हम जानते हैं कि एल्वियोली, अभी बात की आपसे कि ट्रैकिया के बाद हमारा सेक्शन जो आता है वो ब्रोंकाई का आता है, ब्रोंकाई के बाद हमारा किसका आता है, ब्रोंकियोल्स का आता है, और इधर जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है यही होता है एल्वियोली। करता क्या है ये हम बात कर ले, जो गैसियस एक्सचेंज होती है उसमें हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा मेनली क्या होते हैं, कई तरह की हमारे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। क्यों होते हैं, हम जानते हैं कि जब भी हम बात कर लेंगे गैसियस एक्सचेंज का, तो गैसियस एक्सचेंज तो यहीं से होता है। तो इसके जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना, इसी को बोलते हैं एल्वियोलर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। इसी एल्वियोलर सैक से हमारा क्या होता है, धीरे से ये अब्जॉर्ब होता है, और नीचे की तरफ अगर आप देख पाओ तो यहाँ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी भी होता है। और आप जानते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पल्मोनरी वेन से हमारा क्या होता है, यहाँ पे जाता है सीधे सीधे, हम बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और किससे जाता है, बाइकस्पिड वाल्व से जाता है। वहां से जब जाता है तो फिर पूरी बॉडी ऑर्गन में हमारा फैलता है। फिर हमारे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उसमें हमारे पल्मोनरी हमारे क्या होता है, आर्टरी से होते हुए ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ये बातें हमारी क्या होती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारे हमारे क्या होते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं। मेनली क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एल्वियोली हमारा क्या करता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड वेसल में हमारा क्या करता है, कंटेन करता है। तो देखो, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, ये काम हमारा कौन करता है, एल्वियोली करता है। यहाँ पे एल्वियोली आर माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स। एयर सैक्स मतलब एक बात समझ लेना कि ऊपर का जो सरफेस होता है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और वही मेम्ब्रेन क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, गैसेस को एब्जॉर्ब करने का काम और निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे वही बात बोलना है, एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के एंड में हमारा जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है उसके सरफेस को हम बोल रहे हैं एयर सैक्स। और यहाँ पे बात कर लेंगे इन द लंग्स दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज, ब्लड वेसल्स इन द एल्वियोली वॉल्स हेल्प विद दिस एक्सचेंज बाई, हम बात करेंगे ब्रिंगिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने में, जो कि हमारा क्या करता है, बॉडी से हमारा क्या हो जाता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी से निकालता है और बाहर निकाल देता है। टेकिंग अप ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन भी करता है, जो कि आप देख रहे हो, अभी बताया गया आपको। एल्वियोली आर थिन वॉल्ड एंड बैलून लाइक, हमारा क्या होता है, जो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। हम बात कर लेंगे एल्वियोली हमारे क्या होते हैं, एंड कैपिलरीज शेयर मेम्ब्रेन विच अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
टू मूव फ्रीली बिटवीन द टू। आप जानते हो कैपिलरी क्या होता है? अब एक बात समझ लो, यहाँ एक वर्ड आया कैपिलरी की बात है, किसी कैपिलरी की। आप जानते हो कि जहां से आर्टरी से हमारा ब्लड जाता है, साथ ही साथ हम बात कर लेंगे कैपिलरी से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। इसके बाद हमारे वेन्स होते हैं, वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी हमारा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो हमारे यहाँ वेन्स होते हैं वो किसको करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। हम बात करें आर्टरी की बात कर रहे हैं और वेन की बात करें, यहाँ जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, कैपिलरी। तो वही बात बोला है, कैपिलरी और एल्वियोली क्या करते हैं, शेयर करते हैं मेम्ब्रेन, जो कि अलाउ करता है गैसेस एक्सचेंज को, जो चाहे हम बात कर लें ऑक्सीजन की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो इनको हमारा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। ये भी हाफ नंबर का क्वेश्चन था, मैं बात करूं तो कितने नंबर का था, हाफ। मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे, कह रहा है डिफाइन कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि वैसे तो यहाँ पे पूछा क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एज स्नीजिंग की बात किया, किसकी बात किया, स्नीजिंग की। लेकिन ये किसी भी बॉडी पार्ट में, जैसे मैं बात कर लूं आंखों में बात कर लूं, आंखों में कुछ गया तुम्हारे, तुरंत क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, तुरंत माइंड को सिग्नल गया, माइंड से तुरंत रिस्पॉन्ड किया और तुमने क्या किया, फिर उसके हिसाब से अपना काम किया। तो ये जो काम होता है ये सेंसरी मोटर करता है। दो तरह के होते हैं, एक तो हम बात कर लेंगे सेंसरी न्यूरॉन होता है, और यहाँ बात कर लेंगे मोटर न्यूरॉन। दो तरह के न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन किसको सिग्नल भेजेगा, ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, और यही हमारा क्या होता है, एसोसिएशन न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, मतलब यहीं से हमारा क्या होता है, मेन ब्रेन को सिग्नल जाता है, और वहां से हमारे क्या होते हैं, मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। और ये मोटर न्यूरॉन हमारा क्या करेगा, जब हमारे जिस बॉडी पार्ट में हमारा रहेगा, आई, नोज, लंग्स, या मैं बात कर लूं डायफ्राम, या मैं बात कर लूं चेस्ट मसल, उससे हमारे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सिग्नल तुरंत तुमको मिलते ही तुम क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तो ये यहाँ पे हम बात करेंगे, स्नीजिंग में भी वही अप्लाई होता है कि रिसेप्टर हमारा नर्व एंडिंग जो नोज का होता है वहां पे स्टिमुलस की तरह हमारा बिहेव करेगा, और ये सेंसरी न्यूरॉन से हमारा क्या करेगा, यहाँ पे भेजेगा मैसेज, किसको भेजेगा, यहाँ बात कर लेंगे ब्रेन को भेजेगा, किसको भेजेगा, ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन स्टेम होते हैं, ब्रेन को भेजेगा, ठीक है ना। तो यहाँ एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन हम बात कर लेंगे, और ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा क्या हो जाता है, उस इफेक्टर तक जाता है, और इफेक्टर के बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या है। ये ऑटोमेटिक हमारा रिस्पॉन्स होता है। ये कैसा रिस्पॉन्स होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या मैं बात कर लूं जो भी इरिटेंट है जिसके कारण मेरे नोज में जो प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहे हैं। विदाउट कॉन्शियस थॉट, ये हमारे कॉन्शियस थॉट पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे क्या होता है, कॉन्शियस थॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपने आप ही होता है। किस पे होता है, अपने आप होता है, प्रॉब्लम अगर हो रही है तो। पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है जो कि स्टिमुलस पे आकर होता है विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट, जो कि मैं अभी बता चुका हूं आपको। इसको मैं एक फ्लो चार्ट से समझता हूं, क्योंकि यहाँ पे यही बात बोला है कि फ्लो चार्ट से आप समझिए। ये तो मैंने फिगर डाला कि हाँ आपको बेसिक बातें समझ में आए कि स्नीजिंग, या मैं बात करूं जो भी मेरा प्रोसेस हो रहा है आई, नोज या लंग्स में, अभी यहाँ पे स्नीजिंग पूछा है। मान लीजिए कि अगर पेपर में कुछ और आ गया कि हाँ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फुट में हमें कोई प्रॉब्लम बोल रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेगा, सारे में प्रोसेस वही रहता है, बस वहां पे हमारे स्टिमुलस बदल जाएगा। स्टिमुलस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और जिस बॉडी ऑर्गन के लिए वो बात करेगा वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पाथ हमारा रिफ्लेक्स एक्शन स्नीजिंग के लिए, पहला स्टिमुलस होता है जो कि प्रेजेंस होता है, किसके कारण, इरिटेंट के कारण। नसल पैसेज में अगर मेरा इरिटेंट आ रहा है तो इसी के कारण मेरा क्या होगा, स्नीजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहाँ सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को हमारा सिग्नल देता है, और सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, और ब्रेन हमारा क्या करता है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है, मतलब वहां से जाते हुए ये इफेक्टर को देगा, और इफेक्टर क्या करेगा, उसके हिसाब से हमारे जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा वो क्या करेगा, रिस्पांस करेगा। क्या करेगा, रिस्पांस। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, इरिटेंट नसल पैसेज में जाता है, नसल पैसेज नर्व एंडिंग में हमारा डिटेक्ट करता है इरिटेंट को, और यहाँ पे कैरीज करता है किसको, सिग्नल को, सेंसरी सिग्नल को, किसके थ्रू हम बात कर लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। और यहाँ बात कर लेंगे प्रोसेसिंग जो होती है सेंटर, यही इसी प्रोसेसिंग सेंटर को हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमारा काम करता है, और यही हमारे ब्रेन को मैसेज देता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, कैरी करता है प्रोसेस सिग्नल को जो स्पाइनल कॉर्ड
पार्ट से मिला इफेक्टर को। इफेक्टर क्या है हमारा? इफेक्टर वो बॉडी पार्ट है, चाहे हम डायफ्राम की बात कर लें, चेस्ट की बात कर लें, एब्डोमिनल मसल्स की बात कर रहे हैं, इन सब के कारण हमारा जो स्नीजिंग का पार्ट होगा वो हमारा क्या करेगा? मसल्स के थ्रू हमारा यहाँ पे मैसेज भेजता है इफेक्टर को और रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद स्नीजिंग अकर रैपिड एंड इनवॉलेंटरी हम बात कर लेंगे एक्सपल्सन ऑफ एयर। ये हमारा क्या करेगा? इसके कारण हमारा नेसल पैसेज से वो हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और इरिटेंट को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। तो बातें हमें बेसिक समझ में आ रही हैं। आपको फ्लो चार्ट में स्टिमुलस, सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और रिस्पॉन्स की बात करना है। ध्यान ये रहे कि पेपर में जितने नंबर का पूछेगा उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन करोगे। मैंने यहाँ एक्सप्लेन ज्यादा किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आए, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा किया है। आपको हाफ नंबर का पूछा है, आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। मैं देख पा रहा हूँ पेपर जो मेरे पास है, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। इस पेपर को जाकर आप खुद से सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 29 में मैं देख पा रहा हूँ ये 2 नंबर का है क्वेश्चन, जो 4 पार्ट में हमारा बटा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन हाफ नंबर का है, ठीक है ना। कह रहा है कि स्टडी करना है डायग्राम को जो भी नीचे दे रखा है और आंसर करना है क्वेश्चन को। एक बात समझो कि इस डायग्राम में मैं देख पा रहा हूं, हमसे क्या बोला है? नेम द डिफेक्ट ऑफ रीजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। इसमें डिफेक्ट भी बताने हैं हमें और रीजन भी बताना है अपने आंसर्स का, ठीक है ना। तो एक बात समझो, जब भी मैं रीजन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी मैं देख पा रहा हूं ये हमारे क्या है? लेंस के पास में ऑब्जेक्ट है, मतलब नियरनेस है, यहाँ नियर है, नियर बाई द लेंस हम बात कर लेंगे, या आई की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है? ये रेटिना के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है। जब ये हमारा बना रहा है तो ये केस हमारी जो आती है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस को ही हम बोलते हैं क्या? यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल अभी बात करेंगे। इसका रीजन बताना है। देखो इसके 2 रीजन होते हैं। हम बात कर लेंगे आई बाल हमारा क्या हो जाता है? बहुत स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे 2 रीजन होते हैं। इसका एक रीजन हो गया कि आई बाल हमारी क्या हो गए? अगर 2 स्मॉल हो गए तब ये होता है। दूसरा हम बात कर लें कि हमारा क्या होता है? फोकल लेंथ जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बिकम टू लॉन्ग। तो यहाँ पे 2 ही केस होते हैं जिसके कारण ये हमारा क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है। इसको जब दूर करने की बात आएगी तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज हमसे पूछा गया था और यही हमें क्या करना था? बताना था। डिफेक्ट ऑफ द विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। और रीजन क्या होगा? रीजन यही दोनों होगा। आई बॉल हमारे क्या हो जाएंगे? स्मॉल साइज की हो जाएंगे। और हम बात करें फोकल लेंथ बहुत बढ़ जाता है, इसी को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। और हम बात कर लें इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। अगर मैं बात कर लूं, दूसरा क्वेश्चन इसी में है। यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, कह रहा है लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। हमें इसके 2 डिफेक्ट की कॉजेज हमें क्या करनी है? बताने हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि पहला कॉज तो मैंने यही बता दिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बॉल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल साइज का हो जाएगा। दूसरा फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 2 कॉजेज हैं हमारे जिसके कारण ये होगा, ठीक है ना। 2 कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, मैंने यहाँ पे डिफेक्ट के 2 कॉजेज बता दिए। अब यहाँ पे हमें क्या होगा? जो भी पास के ऑब्जेक्ट्स होंगे हम बात कर लेंगे, वो हमें ब्लर दिखाई देंगे। क्या होंगे? ब्लर दिखाई देंगे। इसके यही प्रॉब्लम हमारी क्या होगी? आएगी, ठीक है ना। और पास की कोई भी चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगी, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया को मैंने अभी बताया कि इसी को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात कर लें मायोपिया, जो दूसरा डिफेक्ट होता है वो क्या होता है? मायोपिया होता है। इस डिफेक्ट में मैं बात कर लूंगा, आई बॉल हमारा क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम बात कर लेंगे यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, या कॉर्निया की बात कर लें, ये हमारा क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा। नॉर्मल से हमारा कर्व पोर्शन कॉर्निया का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। या मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे फोकसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे कॉन्केव लेंसेज का यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? करेक्ट करने के लिए। ये तो मायोपिया रहा। रही बात, देखो इसमें बड़ा जल्दी भूल जाते हो आप, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको सीरियस कोई नहीं लेगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं मायोपिया की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? मायोपिया।
मायोपिया मतलब क्या, मायोपिया मतलब मेरा पिया, जस्ट लेट कर लेंगे इसको कि मायोपिया मतलब क्या, मेरा पिया। जब मेरा पिया मेरे पास होगा तो तकलीफ किसको होगी, दूर वाले को होगी, किसको होगी, दूर वाले को। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर ले रहा हूँ मायोपिया की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा पिया तकलीफ किसको, दूर वाले को। मतलब मायोपिया में जब भी परेशानी आएगी दूर की चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। और इसका उल्टा मैं किसके लिए बात कर सकता हूँ, हाइपरमेट्रोपिया की बात कर सकता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया मतलब यहाँ पे पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपको बातें समझ आ गई, कैसे आप याद रखोगे। रही बात यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो बोल रखा है, इसका डायग्राम बनाइए करेक्ट करने के लिए। तो जब डायग्राम आप यहाँ पे बनाओगे तो इसको कैसे बनाओगे, इसको ऐसे बनाओगे कि यहाँ पे हम बात कर लेंगे, बीच में हम यहाँ पे बात कर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस पे जाएगा, फिर उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, ये जाएगा। जब यहाँ से होते हुए ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये रेटिना पर कन्वर्ज करेगा। कहाँ पे, रेटिना पर। तो बस बात ध्यान ये रखना कि यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, और इसको करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे आई में होता ही है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हमारे क्या कर देंगे, रेटिना पर इमेज बनाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यही बातें हमसे किया हुआ था। हम चलते हैं आगे कि नेम एंड स्टेट द रूल डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि जब करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर की बात कर रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालने के लिए, जो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, जो भी हम बात कर लेंगे, चाहे हम बात कर लें मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, चाहे मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि लेफ्ट हैंड में ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंडेक्स मिडिल फिंगर हमारा क्या होता है, करंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है जनरली कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है, और ये तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। चाहे मैं करंट की बात कर लूँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लूँ, और या मैं बात कर लूँ यहाँ पे फोर्स की, तो दोनों याद करने के लिए आप जानते ही हो, फादर मदर चाइल्ड ऐसे याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड। एफ से हमारा क्या हो गया, फोर्स, मदर से क्या हो गया, एम से हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड से क्या हो गया, सी से हमारा करंट हो गया। तो बेसिक बातें यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि फोर फिंगर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फिंगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हम बात कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एंड मिडिल फिंगर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। थंब हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बात कर लेंगे थ्रस्ट या फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही बातें आपसे कहा जा रहा है, और इसको बताने के लिए दोनों क्वेश्चन यही थे। पहले तो आपको ये बताना था किसके द्वारा होता है, तो आपने बता दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा होता है, और क्या क्या होता है उसमें, ये सारी बातें आपने क्या कर दी, बता दी। क्योंकि 32 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा हुआ था, तो आप उस पर क्या कर देंगे, फिगर भी आप ड्रॉ कर देंगे बताने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, प्लांट्स हैं, डियर है, लायन है, तो इन द गिवन फूड चेन हमें बोला है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, यहाँ पे डियर है, तो इसको जब रिमूव कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या इंपैक्ट आएगा, विल द इम्पैक्ट बी द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन द एबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन द फूड वेब। हमें दो बातें पूछी, पहली बात हमसे पूछी है कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को अगर मैं पूरी तरीके से रिमूव कर दूं यहाँ से, तो हमारा क्या इफेक्ट आएगा। पहली बात समझो कि जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, फूड चेन की बात करें तो एक ही डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो प्लांट्स हमारे क्या हो जाएंगे, प्लांट्स की कंजप्शन की कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब प्लांट्स ज्यादा होंगे, प्लांट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कि डियर अगर नहीं है तो फूड चेन में प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे लायन जो है, इसको जो हमारा हंगर, ये क्या हुआ, इनकी भूख लगने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इनकी संख्याएं भूख के कारण क्या हो जाएंगी, इनके डेथ ज्यादा होने लगेंगे, जिसके कारण इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकी संख्या बहुत कम होने लगेगी धीरे धीरे, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, जिसके कारण इकोलॉजी हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा, या मैं बात करूं इन्वायरमेंट हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा। इस कारण से हमारी क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे, क्या होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे। तो बात यही किया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें वही लिखा है, जो अभी मैं तुमको समझाया हूँ वही बातें कह रहा है In the given food chain, plant, deer, lion, removing all the organism of the second tropic level, means deer को हम कर रहे हैं, impact हमारा ये होगा। पहला impact of first tropic level में अगर मैं देखूं तो removing all deer would undoubtedly increase the population of plant। population of plant मतलब plants हमारे ज्यादा होंगे, ठीक। इसी तरीके plants would thrive
विथ फ्यूअर हर्बीवोर्स, ये हमारे क्या करेंगे, धीरे धीरे इनकी संख्या हमारी क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी। एज द डियर पॉपुलेशन लिमिट्स देयर इनटेक, तो ये लिमिट कर देंगे। लिमिट लेने का मतलब जब संख्या हमारे डियर की बहुत कम हो गई तो यहाँ इनटेक क्या हो गया, कम हो गया। जब इनटेक कम हो गया तो पॉपुलेशन अब हमारी क्या होगी, ग्रोथ ही होगी। इसी के कारण ये तो फर्स्ट पे हमारा इंपैक्ट बताया गया, यही चीज बताया गया थर्ड पे इंपैक्ट बताया गया। किस पे बताया गया, थर्ड पे, जो अभी बताया आपको कि इंपैक्ट ऑन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे लॉस ऑफ डियर हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हार्म करेगा लायन की पॉपुलेशन को, जिसके कारण लायन थर्ड लेवल पे क्या होता है, प्रेडेटर होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्राइमरली हंट हमारा क्या डियर को ही करता है। तो यहाँ डियर जब कम होगा तो इनकी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी तरीके लायंस रिलाई ऑन डियर फॉर फूड, ये इस पे हमारे निर्भर करते हैं, ये हमारे रिलाई करते हैं, विच कुड लीड टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिसके कारण पॉपुलेशन हमारी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्लाइंस होगी, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ इफ प्रेजेंट इन फूड वेब, जनरली अगर मैं बात कर लूँ फूड वेब होता क्या है, आप एक बात समझना। जैसे मैं बोल दूं कि लायन है हमारा, लायन हमारा किसको ले रहा है, डियर को ले रहा है। किसको ले रहा है, डियर को। साथ साथ मैं बोल सकता हूं ये काऊ को भी ले सकता है, या मैं बात कर लूं बफेलो को भी ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं, डियर की बात कर रहे हैं, काऊ की बात कर रहे हैं, बफेलो की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं, ये भी हमारे ग्रास को ईट करते हैं, और ये भी हमारे किसको ईट करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बेसिक बातें समझ रहा हूं, अगर डियर प्रेजेंट नहीं है तो वो काऊ को ले लेगा या बफेलो को ले लेगा। जब इनको ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, जो भी फूड प्रोसेसिंग का काम है या फूड लेने का काम है वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा फूड वेब में। अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लायन पॉपुलेशन में नॉट सफर एज मच दे कैन एक्सेस न्यूमरस फूड। सो जो भी हमारे अल्टरनेट प्रे को ले लेगा। अल्टरनेट प्रे का मतलब वही, प्रे मतलब क्या, यहाँ पे हम बात करें किसी भी और जानवर को क्या कर लेगा, शिकार बना लेगा। फूड वेब हमारे प्रोवाइड करता है, मोर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, किसकी, इंटर रिलेटेड स्पीसीज की। जब इंटर रिलेटेड स्पीसीज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें जो प्रॉब्लम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात यही की है, आपको यही करना था। चलते हैं आगे। ए गैस विच इज डेडली पॉइजन इज फाउंड हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये डेडली पॉइजन होता है जो कि हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे हमारा क्या होता है, पाया जाता है। एंड परफॉर्म्स हम बात कर लेंगे इसेंशियल फंक्शन। जैसे नेम द गैस, देखो एक बात समझो, डेडली पॉइजन इज फाउंड एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उसको बोलते हैं ओजोन गैसेस। कौन सी गैसेस, ओजोन, इसको हम बोलते हैं O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा क्रूशियल फंक्शन हमारा करता है एटमॉस्फेयर में। ये पहला फंक्शन तो ये करता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारा जो सन से आता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फंक्शन पूछा है, फंक्शन परफॉर्म बाय द गैस इन द एटमॉस्फेयर और केमिकल इज लिंक्ड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस। विच केमिकल इज लिंक्ड टू द डिक्रीज ऑफ लेवल इन ऑफ दिस गैस, ठीक है ना। What measure have been taken international organization to check the depletion of the layer containing gases, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहले तो हमसे बताना है कि कौन सी गैसेस है, दूसरा हमें करना है फंक्शन बताना है, तीसरा हमें बताना है कि कौन सा केमिकल लिंक किया जाएगा जिसके कारण लेवल ऑफ गैस हमारे डिक्रीज हो, और चौथा क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। देखिए पहला बात हम कर लेंगे कि हमारा O3 गैस है जो कि हमारा क्रूशियल फंक्शन है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से हमारी आती है उससे हमारा क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ना करे तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि स्किन कैंसर जैसी हमारी डिजीज आ जाएगी। साथ ही साथ प्लांट की जो हमारे ग्रोथ होने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल रहा है। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ ओजोन लेयर अगर डिप्लेट हो रहा है तो ह्यूमन एक्शन पर्टिकुलरली मैं बात कर लूं कि ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स हमारे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे जब ये बढ़ेगा तो ये किस कारण से बढ़ेगा, CFC के कारण। आप जानते हो जो भी घरों में रेफ्रिजरेटर पुराने यूज किए जा रहे थे, या मैं बात कर लूं AC यूज किए जा रहे थे जिसको बोल रहे हैं एयर कंडीशनिंग, वहां पे हमारी कौन सी गैसेस होती थी, वो CFC गैसेस होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या मैं बात कर लूं हैलोन्स की जब भी मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना कि ओजोन का जब ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन और ये हमारा क्या हो जाता है, फ्री कार्बन में हमारा ब्रेक हो जाता है। O3 हमारा किस में ब्रेक होता है, O2 और O में ब्रेक होता है, और यही O हमारा क्या करता है, आगे जाकर Cl से हमारा क्या कर लेता है, CFC के Cl से हमारा क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और ClO कंपाउंड बना लेता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का हमारा काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात कहा था, हैव डिस्ट्रॉयड ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द
स्ट्रेटोस्फेयर, और हम बात कर लेंगे केमिकल जो हमारे डिग्रेड करते हैं मोर देन ओजोन लेयर मॉलिक्यूल्स को, डिग्रेड ओजोन मॉलिक्यूल्स इन कंसंट्रेशन। तो ये केमिकल्स हमारे करते क्या हैं, ये केमिकल्स हमारे ये काम करते हैं कि उसके ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का काम करते हैं। अभी आपको बताया कि O3 को ब्रेक करते हैं तो O2 और O में ब्रेक होता है, और यही CFC के Cl से हमारा क्या होता है, रिएक्ट करता है तो ClO कंपाउंड बनाता है। वही ClO कंपाउंड हमारा क्या करता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन करता है। यहाँ पे बेसिक बातें आपसे यही कही थी, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका यही रहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या यहाँ पे किया। तो आप जानते हो कि 1987 के आसपास एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है जो डिप्लेट हो रहा है ओजोन लेयर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था, और इसमें हमें बताया गया था कि हाँ क्या क्या मेजर्स हम आगे ले सकते हैं जिसके कारण हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। इसी को देखते हुए अभी करेंट टाइम में हम रेफ्रिजरेटर गैस में हम क्या करते हैं, दूसरी गैसेस यूज करते हैं जिसके कारण CFC गैसेस हमारी क्या होती हैं, कम निकलती हैं। या मैं बात कर लूं जो AC में हम यूज करते हैं वो CFC गैसेस के अलावा हम कुछ यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गोल क्या था, गोल इज द फेज आउट मैन्युफैक्चर एंड कंजप्शन ऑफ ODS, जो हमारे यहाँ बात कर लेंगे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उसको डिग्रेड करने का काम हमारा किया गया, और इनके कंजप्शन पे भी हमने क्या रखा, ध्यान रखा, इंक्लूडिंग CFC एंड हेलोन्स। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर में करंट टाइम में जो गैसेस यूज कर रहे हैं वो क्या है, अपडेटेड फॉर्म में गैसेस है जो CFC हमारी कम प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरीके में बात कर लूं या नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जो एयर कंडीशनिंग है वहां पे भी यही काम कर रहे हैं। तो इन सब से ही हमारा निकलता था और ये प्रोटोकॉल बनाया गया इंटरनेशनल, इसी के बारे में बात किया है। आपको यहाँ पे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं ये कितने नंबर का है, तो लगभग मैं देख पा रहा हूँ पेपर में ये पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन था पूरा मिलाकर, अगर मैं बात कर लूं, ठीक है ना, कि हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर रहा है। होमोलोगस मतलब होमो मतलब एक जैसा, लोगस मतलब से यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज की, तो आप जानते हैं होमोलोगस सीरीज, जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे मेथेन है, इसी तरह की बात कर लें ये एथेन है, ये हम बात कर लेंगे प्रोपेन है। तो ये हमारी एक सीरीज है जो एल्केन ग्रुप की है। यहाँ कार्बन 1 का डिफरेंस है, हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस है, जनरली CH2 का डिफरेंस आता है। फिर अगले वाले कार्बन में हम बात कर लेंगे 1 का, और अगले वाले हाइड्रोजन में हम बात कर लेंगे 2 का। मतलब जितने भी हमारे सिक्वेंशियल हम फ्लो में जा रहे हैं CH2 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, CH2 का। तो दूसरी बातें हम ये भी कर सकते हैं, CH2 है तो हम जानते हैं कार्बन का हमारा जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो 14 ग्राम का हमारा आगे मतलब अगले वाले जस्ट एलिमेंट से हमारा क्या होगा, कंपाउंड से 14 ग्राम का हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तीसरी बात, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है, समान होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं रेगुलर इंटरवल पे ये हमारे होते हैं, जिस कारण से फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैं बात कर लूं बॉइलिंग वगैरह या मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सिक्वेंशियल हमारे क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स होता है, जो हम बात कर लेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर, या मैं बात कर लूं कॉमन फंक्शनल ग्रुप को हमारा क्या करता है, शो करता है। यहाँ पे मेंबर्स हमारे जो होमोलोगस सीरीज में होते हैं ये कांस्टेंट स्ट्रक्चरल हमारे क्या करते हैं, यूनिट्स को फॉर्म करते हैं, जिसको बोल सकते हैं CH2 का। अभी अल्फा की आप बात नहीं करेंगे, आप अगली क्लास में जाएंगे तो अल्फा बीटा वहां पे बात किया जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान रखिए CH2 का ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये एग्जिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सीरीज में, जैसे मैं बात कर लूँ बॉइलिंग की बात कर लूँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लूँ, सॉल्युबिलिटी की बात कर लूँ, चेंजेस जो होते हैं वो रेगुलर मैनर में होते हैं। रेगुलर मैनर का मतलब जैसे हमारा किसी भी एक कंपाउंड्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आगे वाले कंपाउंड्स में भी हमारे क्या होंगे, लगभग रेगुलर मैनर में हमारे चेंजेस होते हैं, एक सीक्वेंस के हिसाब से होते हैं फिजिकल वाले में, ठीक है ना। As the number of carbon atom increases, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता है उनके जो चेंजेस आते हैं फिजिकली वो भी क्या होते हैं, रेगुलर मैनर में ही हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। एग्जांपल्स की हम बात कर लें, यहाँ पे एल्केन्स की बात किया। आप एल्केन जब भी बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे होते हैं, आप जानते हो एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये हमारा मेथेन हो गया, यहाँ पे बात कर लें एथेन हो गया, यहाँ मैं बात कर लूँ प्रोपेन हो गया, तो लास्ट में सब में क्या आ रहा है, N आ रहा है, और सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड हमारे होंगे, कार्बन के साथ जो भी जुड़ेगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इसलिए इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्किन्स की अगर हम बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे इन होगा और आइन होगा, इन होगा और क्या होगा, आइन होगा। यहाँ पे इन ही दे रखा है, मतलब डबल बॉन्ड की बात किया, किसकी बात किया, डबल बॉन्ड। एल्किन की जब भी बात करते हो तो एल्किन में अगर मैं बात कर लूं,
तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं CnH2n होता है, कितना होता है CnH2n। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ एल्काइन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना होता है CnH2n-2 होता है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं, चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये अगर मैं बात कर लूँ कितने नंबर का पूछा हुआ था पेपर में, तो ये मैं देख पा रहा हूँ नंबर के हैं, और 34 के फर्स्ट पार्ट ए में 5 नंबर के पूछे गए जिसमें से पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अभी दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, 4 पार्ट हमारे दिए गए हैं, 5 नंबर के दिए हैं, मतलब 1 नंबर का हमारा 3 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे बात कर लेंगे 34 के, यहाँ पे फर्स्ट हमारा हो चुका है। अब आगे बात कर लेंगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। इसी में सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पे वाई इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ C4H8 हाइयर देन दैट ऑफ C3H6 एंड C2H4। एक बात समझिए आप, यहाँ पे बोल रहा है C4H8 की बात कर रहा है। C4H8 जो होता है ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4। और जनरली मैं देख पा रहा हूँ ये हमारा क्या है, CnH2n का फार्मूला बना रहा है, मतलब 4 2 या 8 ही होगा, तो ये एल्कीन का फार्मूला बना रहा है। 4 कार्बन है मतलब ब्यूट होगा, उसमें इन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। ये हाइयर होता है किससे, C3 हम बात कर लेंगे C3H6 की बात कर लेंगे, तो ये जो फार्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा एल्केन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N। यहाँ पे गलती हो गई, C3H6 है तो CnH2n ही बनाएगा, सॉरी CnH2n ही बनाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोप और इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन। तो ये हो गया प्रोपिन। इसी तरीके हम बात कर लेंगे एथीन है, तो यहाँ पे भी CnH2n का फार्मूला बना रहा है। तो क्यों ऐसा होता है, पहली बात हम बात कर लें, एक तो होता है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज हमारी क्या होती है, ब्यूटेन की हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स हमारे मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया हमारी इंक्रीज होती है, और लार्जर सरफेस एरिया के कारण ये अलाउ करता है किसको, मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। जो मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, C4H8 हमारा एटम कैसा हो जाता है, यहाँ पे कार्बन एटम हमारे क्या करते हैं, ज्यादा कंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिसके कारण हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और हाइयर क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। सीधी सीधी बात, बॉन्ड कार्बन के ज्यादा है, बॉन्ड कार्बन के ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे मतलब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इट मींस हमारा क्या होगा, वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके मॉलिक्यूलर शेप की बात कर लें, कि सम केसेस अगर मैं बात करूं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाउ टाइटली मॉलिक्यूल्स पैक टुगेदर, मतलब कितने अच्छे से वो हमारे क्या है, पैक है। पैक होने का मतलब क्या है, अच्छे से स्ट्रक्चर हमारे क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्कीन की जब मैं बात कर रहा हूँ, या मैं बात कर लूँ प्रोपीन की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे जनरली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। चूंकि मैं देख पा रहा हूँ सारे ही CnH2n को फॉलो कर रहे हैं, मैंने अभी बताया डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड ही है, और इंक्रीज करेगा चेन की लेंथ को C4H8, तो जिसके कारण हमारा मोर इफेक्टिव पैकिंग होता है, और स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं, जिसके कारण इनका कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू हम बात कर लेंगे C3H6 और C2H4 की बात कर लेंगे। बेसिक बातें जो समझ में आ रही हैं, मॉलिक्यूलर शेप की बात कर रहा है, और साथ ही साथ में बात कर लूं मॉलिक्यूलर साइज की बात कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रांगली टाइट होंगे, टाइटली हमारे पैक्ड होंगे, जिसके कारण वो क्या होंगे, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे, चूंकि ये 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन की हम बात कर लें तो वो कितने का है, 5 नंबर का है। तो 3 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, और 1 क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है। तो ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से लिखना है। यहाँ पे एक्सप्लेन ज्यादा किया गया है आपके समझने के लिए। आई डू नॉट सी एनी ग्रेडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ग्रेडेशन का मतलब क्या, ये ग्रेड वर्ड से ही मिलकर बना है। ग्रेड का मतलब क्या, ग्रेडिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा, किसको कितना ग्रेड मिल रहा है, तो यहाँ पे भी उसी की बात कर रहा है कि कोई भी ग्रेड हमारा क्यों नहीं देखने को मिलता है होमोलोगस सीरीज में। चूंकि हम जानते हैं कि ये सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके कारण हम बात कर लेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सेम होती है, और ये सारे मेंबर्स हम बात कर लेंगे बिहेव करते हैं, ये सेम केमिकल एक्टिविटी को हमारे क्या करते हैं, लगभग बिहेव करते हैं, जिसके कारण यहाँ लैक ऑफ एट्रीब्यूट ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन का मतलब क्या, जो हमारे सीक्वेंस में हमारे चेंजेस आएंगे उसकी बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, इफेक्ट करता है डोमिनेंट्स को। डोमिनेंट मतलब इंक्रीमेंटल डोमिनेंट का मतलब अपना प्रभाव अच्छा देता है, और ये इंक्रीज करता है किसको, मॉलिक्यूलर साइज को। साथ साथ हम बात कर लेंगे होमोजेनिटी अक्रॉस द सीरीज। तो हमारी होमोजेनिटी के मतलब क्या,
क्या, यहाँ पे एक तरह की जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, सीरीज में आगे बढ़ाता है। मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जो कि आपको अभी बताया गया, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा ग्रेडेशन का रियल मतलब क्या है। ग्रेडेशन का मतलब आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, समझ में आ गई बात। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल हमारी सेम होती है, जितने भी मेंबर होते हैं केमिकल रिएक्शंस में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो सेम जैसा बिहेव करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होती है। और ये डोमिनेंट्स मतलब फंक्शनल ग्रुप हमारे कैसे होता है, डोमिनेंट इंक्रीमेंटल होता है, मतलब एक तरीके के प्रभाव हमारे आगे की तरफ क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिए 4 हमारे समझ से 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के थे, आगे के सारे नंबर हम बात कर लेंगे हमारे कितने थे, 1-1 नंबर के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्म C3H6O। देखो एल्डिहाइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एल्डिहाइड की बात कर रहा है। तो एल्डिहाइड की बात कर रहा है मतलब ये कितना होगा, CHO तो होगा, CHO तो होगा, साथ ही साथ हमारा क्या दे रखा है, C3H6O दे रखा है। तो जब मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा CHO हो गया, साथ ही साथ CH3 जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, किससे होता है, CH3 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे या कितना होगा, ये CH2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हमारा बना ही रहा। अब देखो यहाँ पे कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, और ऑक्सीजन 1 हो गए। तो यहाँ पे जब नेमिंग करोगे तो नेमिंग इधर से ही करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल्डिहाइड में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, सफिक्स के रूप में अल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेंगे प्रोपेन और अल ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ई हट जाता है, प्रोपेन में से ई क्या हो जाता है, हट जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोपेन में से जो होता है हमारा ई जो होता है, यही ई हट जाएगा, इसको हटा के हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोपेनल हो गया। ये तो एल्डिहाइड का रहा, आपको नेम भी बताने थे, स्ट्रक्चर्स भी बना देने थे। स्ट्रक्चर्स अगर आप डिटेल में बनाना चाहो तो ये बना सकते हो कि हमारा हाइड्रोजन ये हमारा कनेक्टेड हो गया। साथ ही साथ इसी का और फिगर है, आप समझ लेना कि मैं इसके स्ट्रक्चर्स क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एल्डिहाइड का, किसका हो गया, एल्डिहाइड का। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं, हमें कह रहा है कीटोन ग्रुप का, किसका, कीटोन ग्रुप का। आप जानते हो कि कीटोनिक ग्रुप हमारे कैसे होते हैं, ये CO बॉन्ड से हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। CO बॉन्ड से हमारे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। एक कार्बन तो आपका हो गया और ऑक्सीजन भी आपका हो गया, मतलब इधर क्या होगा, इधर मैं बात कर लूंगा CH3 होगा, क्या होगा, CH3 अगर मैं बात कर लूंगा तो हमारा कितना हो गया, कार्बन पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कितना होगा, CH3 ही होगा। तो एक बार देख लेते हैं, C3H6 तो हमारा हो गया, देखो 1 2 3 कार्बन, H6 हो गया और O हो गया। तो यहाँ पे अगर नेमिंग करोगे तो इसको ऐसे करते हो आप, CH3, पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में बना लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा CO और ये कितना हो गया, CH3। नेमिंग करेंगे, चाहे इधर से नेमिंग करें चाहे इधर से करें, कीटोनिक ग्रुप हमारा कितने पे आएगा, 2 पे ही आएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ओन जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, ओन। तो हम बात कर लेंगे प्रोपेन, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप में क्या जुड़ता है, ओन हमारा सफिक्स के रूप में ऐड होता है। तो प्रोपेन नोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 प्रोपेनोन भी आप बोल सकते थे, प्रोपेन 2 ओन हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, या 2 प्रोपेनोन भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये 10th लेवल पे अभी सही है, जब आप आगे जाते हो तो प्रोपेन 2 ओन ही बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हम डैश का यूज करते हैं, ये बात आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये बातें थी आपकी, आपसे यही पूछा था हम, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कितने का, 2। इसके पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के थे, कितने के थे, 1-1 नंबर के। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम सफिक्स विथ ऑल। ऑल जब भी जुड़ता है आप जानते हो एल्कोहल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन, 2 कार्बन है हमारे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और साथ में हमारा OH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, OH। अब एक बात जानते हो कि जब OH जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन कंपाउंड है हमारे, तो एक तो CH3 होगा और हम बात कर लेंगे एक क्या होगा, CH2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा तो यही हमारा क्या है,
ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जाएगा? मिथाइल इथाइल ग्रुप। और ये इथाइल एल्कोहल, इथाइल क्या हो जाएगा? एल्कोहल। इसको हम बोल सकते हैं एथेनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन की अगर बॉन्डिंग की अगर आप बात कर लीजिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन की हमारी बॉन्डिंग क्या है? परफेक्ट है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल भी बोल सकते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल, ऑल नहीं ऑल, क्योंकि यहाँ पे ऑल जुड़ रहा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? CH3CH2OH। अभी बता भी दिया आपको, बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलते हैं आगे। अगर मैं देख पाऊं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का हमारा पूछा है, तो हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें हमारा 3 सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसमें से एक सेक्शन ये था और 2 सेक्शन और बचे हैं। चलिए देखते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हम बात कर लेंगे, चूंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तीनों क्वेश्चन हमारे मिला के कितने नंबर के? 5 नंबर के। अगला कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन X इज हीटेड विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो यहाँ पे 443 केल्विन पे हीट करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे एथीन बनता है और क्या बनता है? साथ ही साथ वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। केमिकल इक्वेशन लिखना है इसके लिए। कंडीशन ऑफ द रिएक्शन आल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। क्या इसका हमारा मेन रोल हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का? तो एक बात समझो कि सल्फ्यूरिक एसिड जब मैं यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बात कर लूँ, यहाँ पे एथीन होगा, यहाँ क्या होगा? एथीन होगा। एथीन हमारा होगा, स्प्लिंटिंग होगी। एथीन गैस हम बात कर लेंगे। एथीन गैस हमारी रिलीज होती है। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं बात कर लूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट्स होता है हमारा, तो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एल्कोहल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसके कारण यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा अलग होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन एटम इसके साथ हमारे क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? वाटर। इसी को हम बोल रहे हैं ऑफ एथिलीन। एथिलीन नहीं, इथाइलिन नहीं होगा, एथीन गैस होगा। कौन सा होगा? एथीन गैस। विशेष बात ध्यान रखिएगा, एथीन गैस होगा, ठीक है ना। तो कि ये क्वेश्चन भी हम बात कर लेंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि वहां पे हमारा क्या है? 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे रिएक्शन की बात किया है, थोड़ी सी डिटेल भी बात किया है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द एबव रिएक्शन। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन हमारा था C2H4 की हम बात करेंगे। इसी बात करें C2H4 की, हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब एक बात जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं और साथ साथ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे भी CH2 लिख सकते हैं। अब CH2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा बॉन्ड कौन सा होगा? यहाँ पे बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। और ये कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? कार्बन कार्बन के। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या कर लिया? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। ये कार्बन को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा कर लिया। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ हमारे यहाँ पे बना लेगा। तो हाइड्रोजन को हमने ये रिप्रेजेंट किया एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन को एक रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके यहाँ पे अगर कार्बन को देख पाए तो ये हो जाएगा 4 to 8 ये बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसी तरीके हम बात कर लेंगे, कार्बन हमारा इसके बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और ये वाला हाइड्रोजन कार्बन हमारा क्या कर लेगा? ये 8 फॉर्म कर लेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन, उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? कार्बन इलेक्ट्रॉन को मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे क्रॉस से जिसको बोल सकते हो। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे कार्बन का हमारा ये क्रॉस से हो गया और हाइड्रोजन का डॉट से हो गया। एक बातें मुझे समझ में आ गई कि हाँ ये कैसे फॉर्म हो रहा है। एक बात और समझनी है आपको कि जब भी फॉर्मेशन करेंगे, ये सारे शेयर कर रहे हैं तो इसीलिए हमारे क्या फॉर्म करें? कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करें। और सारे कार्बन पे कितने होने चाहिए? 4-4 बॉन्ड होने चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना था, ये बन चुका है। चलते हैं आगे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। 35 का A नंबर क्वेश्चन है। चूंकि 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हमसे कितने नंबर के पूछे हैं? 5 नंबर के पूछे हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसका यही है कि नेम द टेक्निक्स, हम बात करेंगे डिवाइसेस ह्यूमन फीमेल
टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, और इसके इफेक्ट हमारे काज क्या है इसके बारे में भी हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम समझ पाए तो पहला हमसे बोल रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हमारे हैं 3 तरह की मेथड्स में। पहला हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसका हिंदी नाम अगर मैं समझना चाहूँ तो गर्भ निरोधक दवाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनको बोलते हैं, ये बर्थ कंट्रोल करता है जब हम पिल्स लेते हैं, और ये क्या करता है मेडिकेशंस जो भी होते हैं, जो भी वुमेन्स हमारे होते हैं उनके प्रिवेंट करने, मतलब यहाँ पे जब भी मेडिकेशंस हम लेते हैं, ये दवाएं लेते हैं तो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पे वेट या तो गेन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, हेडेक होते हैं हमारे, साथ साथ हम बात कर लेंगे ब्रेस्ट टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब यहाँ पे दर्द होता है, ब्रेस्ट में हमारा क्या होता है, दर्द होता है। और यहाँ पे बात कर लेंगे नोजिया। नोजिया का मतलब क्या, आपको अनप्लेजेंट फीलिंग आएगी, अनप्लेजेंट फीलिंग के कारण हमारा क्या होता है, स्टमक में हमारे पेन होते हैं जिसके कारण वोमिट की सिचुएशंस भी हमारी आती है। यहाँ चेंजेस इन मूड, मूड में भी हमारे चेंजेस होते हैं इन पिल्स को लेने पर, और इरेगुलर्स हमारी क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। जो हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वहां पे भी हमारे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग हमारे ज्यादा होता है, इरेगुलर, ठीक होता है। यहाँ पे अगर बात कर लें दूसरा इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, हमारी यहाँ पे इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, स्मॉल टी शेप्ड की डिवाइसेस होती है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, प्लेसेस इनसाइड द यूट्रस में हम बात कर लेंगे, और ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, यूट्रस में हमारा टी शेप का ऐसा हमारा क्या होता है, क्वाइल होता है, ये क्या करती है, स्पर्म और हम बात कर लेंगे ओवा, दोनों को कॉन्टेक्ट में होने से क्या करता है, रोकता है, और प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा हमारा यही यूज किया जाता है, आईयूडी जिसको बोलता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ठीक है ना। इसका फिगर मैंने डाला नहीं है, मैं प्रयास करूंगा यहाँ कॉर्नर में मैं आपको एक इसका इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का फिगर दे दूं, कुछ इसी तरीके होगा जहाँ पे क्वाइल टाइप का होता है जो हमें समझने में मदद करेगा। कहाँ लगता है, यूट्रस में लगता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं गर्भाशय। इसके साइड इफेक्ट अगर हम बात कर लें तो साइड इफेक्ट हमारा क्या है, साइड इफेक्ट हम बात कर लेंगे क्रैम्पिंग होता है या पेन होता है ड्यूरिंग द इंसर्शन, जब भी इंसर्ट करते हैं, इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स हम बात कर लेंगे, जो मेंस्ट्रुएशन हमारी ब्लीडिंग होती है वो हमारी बढ़ जाती है, और क्रैम्प्स भी हमारे होते हैं। एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइसेस, यहाँ पे इनके खराब होने की भी डिवाइसेस की चांसेस होते हैं, या यहाँ बात कर लेंगे परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, ये हमारा रेयर होता है कि परफोरेशन हो जाएगा यूट्रस में जिसके कारण हमारी क्या होगी, वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो ये रेयर केसेस से हम बात कर रहे हैं, टी शेप्ड जो हमारा यूट्रस में लगाया जाता है। बैरियर मेथड्स जो तीसरा होता है, बैरियर मेथड्स में हम क्या यूज करते हैं, कंडोम्स का यूज करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट हम जानते हैं, एलर्जेटिक हमारे क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं लैटेक्स के कारण, क्योंकि जो कंडोम्स होता है, कंडोम जो बनता है वो किससे बनता है, लैटेक्स से ही बनता है। किससे बनता है, लैटेक्स से बनता है। ये रिड्यूस करता है सेंसिटिविटी को ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के समय हमारी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसेस होते हैं, फीलिंग होती है, उसको क्या करता है, कम करता है, और पॉसिबल करता है ब्रेकेज को, स्लीपेज को, और इसी तरीके लीडिंग का कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हमारा होता है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर होता है उसमें भी हमारा क्या करता है, ये मदद करता है और पॉसिबल करता है ब्रेकेज, और हम बात करेंगे स्लीपेज को। सिंपल बात अगर हम कर ले, कंडोम्स में हमारे लैटेक्स होते हैं जिसके कारण हमें क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरकोर्स में सेंसिटिविटी में हमारे क्या होते हैं, फीलिंग्स को हमारा क्या करता है, रिड्यूस करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं लैटेक्स से, और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ ये ब्रेकेज या स्लीपेज में हमारा क्या करता है, मदद करता है, जो कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनके ब्रेकेज या स्लिपेज होने के कारण। या मैं बात कर लूँ लीडिंग टू कॉन्ट्रासेप्टिवल फेल्योर, तो ये इनके फेल्योर होने के चांसेस हमारे क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपसे किया है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन भी 2.5 नंबर का है जो कि आपसे पूछा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल हैपन द ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इफ इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। 2 तरीके की कंडीशन इसमें पूछी गई है 2.5 नंबर के क्वेश्चन में। एक तो ये पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन जब टेक प्लेस होगा तब क्या होगा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। देखो एक बात समझे, इस फिगर को समझते हैं। ये फीमेल हमारे क्या है, फीमेल हमारे ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें हम बात कर लेंगे यहाँ पे हमारा ओवरी होता है जिसको हमारा क्या करता है, ये ओवा प्रोड्यूस करता है, ये डे 0 पे होता है हमारा, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब अगर मैं बात कर लूँ यही फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट हमारे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। यहीं से हमारा क्या होता है, डे 1 से हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये डे 2 तक हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ 2 सेल में डिवाइडेड होते हैं, यही आगे बढ़ता है 4 सेल में डिवाइडेड होता है, फिर आगे चल के 8 सेल में होते हैं। 8 सेल हमारा क्या करता है, ये यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये सेक्शन जो होता है ये यूट्रस
का सेक्शन होता है। किसका सेक्शन होता है? यूट्रस का सेक्शन होता है। ये वजाइना होते हैं, वजाइना से ही हमारे क्या करते हैं, यहाँ स्पर्म हमारे क्या होते हैं, आते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, धीरे धीरे हमारे यूट्रस में हमारा इनका क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो हमारे जब हम बात कर लें स्पर्म और ओवा हमारे दोनों मिलते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रोड्यूस करते हैं। ये एक डे बाय डे हमारे क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे अर्ली हमारे ब्लास्टोसिस्ट हमारे क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट अगर हमारे सिस्ट हमारे फॉर्म कर लेते हैं तो वो एक हमारा धीरे धीरे प्रोड्यूस होकर हमारे क्या होते हैं, सीधे सीधे आर्गन को भी प्रोड्यूस करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और अगर हम ब्लास्टोसिस्ट की बात कर लें, जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट या मैं बात कर रहा हूँ लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, तो ये एम्ब्रियो की जो डेवलप होने की स्टार्टिंग कंडीशन है, इसी को बोल रहे हैं हम क्या, ब्लास्टोसिस्ट की बात करें। ये जो ग्रुपिंग होती है ना, यहीं पे हमारे क्या होते हैं, ये अलग अलग जब फॉर्म होते हैं तो इसी को हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, जो कि एम्ब्रियो हमारा क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे जो पूछा है उसको देख लेते हैं। ये तो मैंने एक बार पूरी प्रोसेस देख ली कि यहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे हम कि क्या क्या चीजें हमारी क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये दे रखा है फर्टिलाइजेशन अकर्स, एक फर्टिलाइज्ड हमारा होता है स्पर्म में जो फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, अंडरगोज अर्ली सेल डिवीजन, और ये एम्ब्रियो ट्रेवल्स करते हैं यूट्रस में, जो कि मैंने बताया कि ये धीरे धीरे हमारे कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, यूट्रस में हमारे ट्रेवल कर रहे हैं। और ये हम बात कर लेंगे इम्प्लांट हो जाते हैं यूटेरिन लाइनिंग में, यूटेरिन लाइनिंग में हमारे क्या हो जाते हैं, ये इम्प्लांट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड द सपोर्टिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी को ये क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी को मेंटेन करते हैं। और हम बात कर लेंगे यूटेरिन लाइन पे हमारा क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है, जिसके कारण हम बात कर लेंगे एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं फीटस में। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे थे, तो ब्लास्टोसिस्ट हमारा क्या कर रहा था, ये डेवलप हो रहा था कहाँ पे, यूट्रस में हमारा डेवलप हो रहा था, जिसको बोल रहे हैं एम्ब्रियो। ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं और धीरे धीरे डेवलप होने के बाद इनका क्या होता है, फीटस में हम बात कर लेंगे, इनके डेवलप होने की कंडीशंस हमारी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है डे बाय डे, ठीक है ना। An egg is not fertilized, इसमें क्या पूछा है, an egg is not fertilized, यदि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के द्वारा। और यहाँ पे कार्पस ल्यूटेन हमारे क्या हो जाते हैं, ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये एस्ट्रोजन लेवल होता है, धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन करता क्या है, हमारा प्रोजेस्टेरोन एक हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिसमें हम बात कर लेंगे प्रोजेस्टेरोन, हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और एस्ट्रोजन इसको क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन हमारा कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, और एस्ट्रोजन हमारा क्या करता है, इसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन को बैलेंस करने का काम जो करता है वो कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको बैलेंस करने का काम ये करते हैं। लेकिन जब हमारा क्या हो जाता है, या कार्पस ल्यूटेन हमारे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा इनके लेवल में हमारी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जब ये इनके लेवल में कमी आ जाएगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ड्रॉप सिग्नल द बॉडी सेट एंड थिकेंड द यूटेरिन, हमारी जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर देगा, थिकेंड कर देगा, जिसके कारण हम बात कर लेंगे लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, ये हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट कर देगा, ये फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। और बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट पोटेंशियल ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन, फिर कुछ दिन बाद बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, फिर से प्रिपेयर हो जाएगी ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बात यही चीज आपसे कही जा रही है कि जब एक प्रोड्यूस नहीं हुआ तब क्या होगा, और यहाँ पे आपको बेसिक बातें समझ में आ रही है। चलते आगे, इसमें से हमारा 2.5 नंबर का वो पूछ चुका है। अभी 2.5 नंबर का क्वेश्चन ये है, 2.5 नंबर का क्या कर रहा है, ड्रा ए डायग्राम टू स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस में हम देख रहे हैं, इसमें जो हमारा ऊपर की तरफ होता है इसको बोलते हैं स्पोर्स बोलते हैं। जनरली हम जो राइजोपस की बात करते हैं, ब्रेड मोल्ड में आपने देखा होगा ऊपर में जो फबूदी टाइप का हमारा लग जाता है, वो हमारा किसी कारण होता है ब्रेड में। स्लाइस ऑफ ब्रेड हम जब रखते हैं मॉइस्ट, केप्ट इन मॉइस्ट और डार्क प्लेस फ्यू डेज, तो स्पोर हमारे क्या हो जाते हैं, राइजोपस एयर में हमारे सेटल्ड हो जाते हैं ब्रेड में। तो यही न्यू फंगस हमारी क्या कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं, राइजोपस। और इसके कारण हम बात कर लेंगे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर के फॉर्मेशन हमारे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है हाइफा, नीचे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया फोर बोलते हैं, स्पोरेंजिया फोर बोलते हैं। जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, ऊपर वाले को ही बोलते हैं स्पोरेंजियम बोलते हैं, और वहीं हमारा स्पोर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, राइजोपस हमारा फाइन थ्रेड लाइक
हमारा क्या होता है प्रोजेक्शन होता है, जो कि हमारा हाइफे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाइफे। इट हैज ए नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, क्या बोलते हैं स्पोरेंजिया। और यही हमारा स्पोर को क्या करता है कंटेन करता है, जो डेवलप करता है न्यू राइजोपस को। आगे बात कर लें कि टू एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द रिप्रोड्यूस देमसेल्फ थ्रू द स्पोर्स एज फॉलोज। पहले ही बात कर लेंगे, ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हमारा क्या करता है ये आइडेंटिकल। तो एक बात समझिए कि स्पोरेंजियम में ही हमारे स्पोर के क्या होते हैं फॉर्मेशन होते हैं, नीचे हाइफा हमारा थिन से जो होता है वो कनेक्टेड होता है। मेनली अगर मैं बात कर लूँ राइजोपस हमारे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसका दो रीजन है कि ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा होता है, जिसके कारण इनके क्या है एडवांटेजेस है हमारे। टू एडवांटेजेस फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देमसेल्फ थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा होता है, और ये ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल। मतलब मैं बात कर लूँ जो मेन होता है उससे हमारे आइडेंटिकल टाइप के हमारे स्पोर्स क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। तो ये हमारे दो एडवांटेज हैं, आपसे यही पूछा है। नॉन प्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी पूछा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपने बता ही दिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है, ठीक है ना। कि हम बात करेंगे मॉइस्ट में अगर मैं रखता हूँ या डार्क प्लेस में रखता हूँ तो ये हमारा क्या करता है, ये एयर से सेटल हो जाते हैं और फंगस हमारे न्यू राइजोपस को डेवलप कर लेते हैं। बी में नॉन प्रोडक्टिव पार्ट्स में आपसे बात किया, नॉन प्रोडक्टिव पार्ट्स आपने बता दिया कि नीचे वाले पार्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं हाइफे, और ऊपर वाला जो नॉब लाइक होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। वाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे अगर नहीं हुआ तो हम जानते हैं मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में अगर नहीं आ रहा है या डार्क प्लेस में नहीं रह रहा है तो वहां पे हमारे क्या होते हैं वो फंगस हमारे डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारे फॉर्म नहीं होता है। तो बात आपसे यही पूछा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम बात कर लेंगे, ब्रेड हमारा जो होता है राइजोपस होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हाइफे होता है। राइजोपस हमारे फंगस जो होते हैं ये मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए। ड्राई ब्रेड प्रिवेंट करता है हाइफल डेवलपमेंट को, जिसके कारण न्यूट्रिशन हमारे क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन होते हैं, ये हमारा कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। अगर ये ड्राई ब्रेड होगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, अगर ये मॉइस्चर होगा तो फिर क्या होगा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पूछा यही था, चलते हैं आगे। 5 नंबर के क्वेश्चन थे ही दोनों मिलाकर 35 में। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से अगर मैं बात कर लूं ये दूसरा सेक्शन है जो कि 2.5 नंबर का हमारा है। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन हमारे नेम करना है, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाय व्हिच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। देखो हाइड्रा में जो प्राइमरीली हमारा होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बडिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, बडिंग होगा, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हमारा होता है, और सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा। ये तो एसेक्सुअल मेथड होता है, सेक्सुअल मेथड्स हमारे होते हैं कम होते हैं। मेनली क्या होता है बडिंग होता है, क्या होता है बडिंग होता है। एसेक्सुअल में अगर बात कर लें बडिंग में कि हमारा क्या होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हाइड्रा का होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं बडिंग। ये वर्क हमारा किस तरह करता है, एक स्मॉल बड हमारा स्टार्ट होता है। बड का मतलब ये हमारा क्या होता है बल्ली टाइप का स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आगे फिगर में भी दिखाएंगे। और ये हमारे क्या हो लेते हैं बॉडी वॉल से हमारे मेन एडल्ट हाइड्रा से हमारे क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा बेस साइड हमारा डेवलप होता है बड डेवलप्स होते हैं और ये स्मॉलर पार्ट्स में हमारे डेवलप होंगे। फुल्ली फॉर्म हाइड्रा तब बनते हैं जब जेनेटिकली हम बात कर लेंगे आइडेंटिकल पेरेंट से हमारे क्या हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे, तो फुल्ली हमारी क्या बनाते हैं हाइड्रा बना लेते हैं। ओवर टाइम द बड ग्रो हमारा करता है और डेवलप करता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स को ही बोल रहे हैं। इवेंचुअली डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट और बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ये हमारे डिटैच हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं फॉर्म कर लेते हैं। ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा हमारे क्या हो सकते हैं रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हो कि इसमें अगर मैं देख पाऊं कि हमारा क्या होता है हाइड्रा होता है, यहाँ पे हम टेंटिकल्स होते हैं, पेरेंट हाइड्रा होता है, यहाँ पे हमारे पे क्या हो रहे हैं बड डेवलप हो रहे हैं। बड डेवलप होने के बाद ये न्यू बर्ड्स हमारे फॉर्म होना शुरू हो गए। न्यू बर्ड्स जैसे ही फॉर्म हुए ये डिटैच हो जाते हैं और न्यू हाइड्रा बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और ये प्रोड्यूस करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। फ्रेगमेंटेशन हम बात कर लें तो स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइड्रास बॉडी कैन ग्रो इन न्यू हाइड्रा। तो हम जानते हैं स्मॉल, अगर मैं इसे कई सारे पार्ट भी कर दे रहा हूँ, इस हाइड्रा के कई सारे पार्ट्स भी कर दे रहा हूँ, तो ये पार्ट्स हमारे क्या करते हैं न्यू हाइड्रा को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो बता यही रहा इसके कोई भी छोटे छोटे पार्ट जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे न्यू हाइड्रा को बनाने की कैपेसिटी रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम स्पीसीज ऑफ हाइड्रा हमारे क्या करते हैं स्पर्म को हमारे वाटर में क्या करते हैं रिलीज करते हैं। जो हाइड्रा हमारे एनोदर हाइड्रा के पास पहुंचता है जिसको बोलते हैं हम क्या एक्स
हमारा क्या करेगा, फॉर्म करेगा। रीच एक्स ऑन द एनोदर हाइड्रा, ये उसको क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये वाटर में हमारा करता है तो ये सेक्सुअल होता है, जैसे हमारा फ्रॉग में होता है, जैसे आप जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक बातें आपसे किया हुआ है। चलते हैं आगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम बात कर लेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे 5 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो दो पार्ट में हमारे पूछे गए, आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर आप जानते हो, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है P इक्वल टू हमारा क्या होता है, VI होता है। क्या होता है, VI होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, हमें पोटेंशियल डिफरेंसेस के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जहां पे V हमारा है और साथ साथ बात कर लें रेजिस्टेंस है हमारा, V और आर के फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक बात जानते हो यहाँ पे कि P इक्वल टू VI है। P इक्वल टू कितना है, VI है। जब हम जानते हैं कि वह वोल्टेज डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है, ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है, IR। V इक्वल टू कितना, IR। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में करना है। आप एक बात समझो, P इक्वल टू VI होता है और I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन R, ओम्स लॉ से। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो V स्क्वायर अपॉन R होगा, यही हमारा क्या होगा, मेन फार्मूला होगा P इक्वल टू। तो यही बात आपसे किया है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस हमारे हैं वोल्टेज में और करंट हमारा किस में है, एम्पियर में है। रेजिस्टेंस हम बात कर लेंगे ओम में है। तो P इक्वल टू कितना हो गया, VI। P इक्वल टू कितना, VI। I इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन R। जब मल्टीप्लाई करोगे तो P इक्वल टू कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन R। जनरली जो फार्मूला होता है वो यही होता है आपका, P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू कितना, VI होता है। एक तो होता है V को अगर मैं I में चेंज करूंगा, IR, तो IR इंटू I, तो हम बात कर लेंगे I स्क्वायर I होता है। एक फार्मूला ये होता है P इक्वल टू, और एक फार्मूला आपका ये होता है जब हम बात कर लेंगे P इक्वल टू कितना होता है, V इंटू I को मैं V अपॉन R लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, V स्क्वायर अपॉन R। कितना लिखूंगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो एक तो हमारा ये होता है। तो 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। इसी के बारे में आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। वैसे तो आपसे वोल्टेज और इसमें पूछा है, तो आपका ये हो चुका है। आगे बात कर लेंगे, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज। वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट का, ठीक है ना। कह रहा है दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट। ये कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, हमारी जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 11 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। और एक यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। एक यूनिट में कितना, 1 किलोवाट आवर होता है। आप जानते हो इस बात को, ठीक है ना। कह रहा है 5 आवर के लिए, कितनी देर के लिए, 5 आवर के लिए, ठीक। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द पावर रेटिंग। आप जानते हो P इक्वल टू कितना होता है, W/T। कितना, W/T। और W हमारा किस तरह बिहेव करता है, एज एन एनर्जी, जबकि दोनों की ही यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 11 यूनिट पुट कर रहा हूँ, बाद में इसको कन्वर्ट कर लूंगा। 11 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 2.2 आएगा। कितना, 2.2 हम बात कर लेंगे यूनिट पर आवर, यूनिट पर आवर। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारा 2.2 क्या होगा, किलोवाट आवर, और नीचे भी क्या है, आवर है। आवर से आवर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2.2 इंटू हम बात कर लेंगे कितना, 1000 वाट आएगा, और इसी को निकालोगे तो 2200 वाट आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, करंट ड्रॉन निकालना है। तो दूसरा हम जानते हैं P इक्वल टू कितना होता है, VI। P इक्वल टू कितना होता है, VI। तो ये कितना दे रखा है, 2200 दे रखा है, 2200। V मुझे दे रखा है 220 दे रखा है, I मुझे निकालना है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2200 अपॉन 220। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 10 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड। तो रेजिस्टेंस बोल रहा है, तो यहाँ पे निकाल लोगे P इक्वल टू I स्क्वायर R। कितना, I स्क्वायर R। तो R इक्वल टू कितना, P अपॉन I स्क्वायर। तो P कितना है हमारा, 2200 है, 22 कितना है, 00 है। और I स्क्वायर अगर मैं बात कर लूँ तो 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, 10 से कैंसिल, कितना आ जाएगा, 22 हम बात कर लेंगे ओम हो जाएगा। 22 क्या, ओम। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और ये तीनों क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूँ कितने नंबर के थे हमारे, ये तीनों क्वेश्चंस मिला के हम बात कर लेंगे 2.5 नंबर के क्वेश्चन थे। 2.5 नंबर का क्वेश्चन पहले जो डेरिवेशन था, और 2.5 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम 36 का B नंबर क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आप जानते हैं रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में हमें रिलेशन बताना है, और मटेरियल हमें बताना है। P रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना ये P नहीं है, रो है। रो ऑफ द रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इन शेप ऑफ सिलेंडर। लेंथ हमें L दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट भी बताना। चलिए देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। रिलेशन हमें रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते
करते हैं तो आर जो है हमारा कंडक्टर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। तो जब इसको दोनों यहाँ पे कंबाइन करते हो इक्वेशन 1 एंड 2, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, एल बाई ए, और इसी को जब तुम हटाते हो तो आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई ए, जहां रो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी है। तो यही चीज यहाँ पे बोला है, आप इस इक्वेशन को बता के तब करिएगा, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जहां पे हम बात कर लेंगे रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, एल हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। एसआई यूनिट की अगर हम बात कर लें तो आप जानते हो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू अगर तुम यहां से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन कितना हो जाएगा, एल। तो आर का यूनिट कितना होता है, ओम, और ये होता है मीटर स्क्वायर, नीचे कितना है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर, कितना हो जाएगा, ओम मीटर। तो यही चीज आपसे बोल रखा है, ये 1 ओम मीटर है, कितना है, 1 ओम मीटर इक्वल टू, यही चीज दे रखा है यहाँ पे। तो कैसे आ गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी हमारी आ गई, मतलब 1 मीटर वायर में जितने रेजिस्टेंस होंगे उसी को बोलते हैं क्या, एक रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये जो फैक्टर होता है हम जानते हैं रेजिस्टिविटी, चूंकि 1 मीटर में ऑलरेडी बोल रहा है तो लेंथ पहले से ही डिसाइडेड है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टिविटी बस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और साथ साथ बात कर लें लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, और रेजिस्टेंस हमारा करता है, बस यही डिफरेंस है। अदरवाइज नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे हमारे दोनों ही करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे दोनों ही हमारे क्या करते हैं। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, लेंथ हमें दे रखा है, लेंथ दे रखा है 3 मीटर, लेंथ कितना दे रखा है, 3 मीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, कितना दे रखा है, 60 ओम। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। हमें रेजिस्टिविटी निकालनी, क्या निकालनी, रेजिस्टिविटी निकाल लीजिए। तो हम जानते हैं आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई ए, तो रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन कितना, एल। तो आर कितना है हमारा, 60 है, कितना है, 60 है। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ, ए जो दे रखा है वो कितना है, 4 इंटू 10 की पावर कितना है, -7 है, और यहाँ पे बात कर लें लेंथ जो दे रखा है वो कितना है, 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। तो 3 टू जा 6, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 इंटू 10 की पावर -7। इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ओम मीटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओम मीटर, या इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -6 कितना, ओम मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी निकालना था, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड ऑफ वायर इज स्ट्रेस्ड। हमें कह रहा है लेंथ को डबल कर दें। देखो रेजिस्टिविटी कभी भी हमारी चेंज नहीं होती, चाहे लेंथ ऑफ वायर हम उसको डबल ही क्यों न कर लें, तो डबल कर लेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। लीजिएगा 37 से 39 तक हम बात कर लेंगे। सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 2 to 3 शॉर्ट हैं, सब पार्ट्स हैं इसके, इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं जो कि सब पार्ट्स में हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। ये प्योर नहीं होती हैं, दे कंटेन इम्प्योरिटीज, हाँ इम्प्योरिटीज होती हैं, विच मस्ट बी रिमूव्ड बाय टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। ठीक बात है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स आर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हाँ ठीक बात है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का हम यूज करते हैं। कैथोड और एनोड मेड हमारा किया जा रहा है कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर के लिए। देखो जिस चीज का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एक बात ध्यान रखना कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसी का हम क्या कर लेंगे, सोल्यूशन ले लेंगे। कॉपर की बात करें, कॉपर का ही सोल्यूशन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का। तो इसके आयनिक सोल्यूशन हमने ले लिए, एक इम्प्योर फॉर्म होगा, एक प्योर फॉर्म होगा। इम्प्योर फॉर्म को हम एनोड पे और प्योर फॉर्म को किस पे, कैथोड पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो एनोड टू कैथोड की तरफ हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। तो यहाँ से हम बात कर लेंगे प्योर कार्बन कॉपर जो होंगे हमारे क्या होंगे, अलग होते रहेंगे। साथ ही साथ कॉपर सल्फेट जब हमारा आयनाइज होता है तो Cu2+ और सल्फेट 2- में हमारा क्या होता है, आयनाइज होता है। तो Cu2+ हमारा क्या होगा, ये प्लस वाला नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सारे अलग हो जाते हैं, इंप्योरिटी नीचे बैठ जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो बात यही कहा है और यही सारी बातें यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
कह रहा है नेम द सोल्यूशन यूज्ड इन द एबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फार्मूला। जो यूज किया जा रहा है कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, हम कॉपर सल्फेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और हमसे बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिसीव करता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो कॉपर आयन हमारे फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से अलग हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं कैथोड की तरफ। और हम बात कर लेंगे रिजल्टिंग इम्प्योर कॉपर हमारे क्या हो जाते हैं, जो कैथोड पे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सॉलिड कॉपर पे हमारे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसके बाद हम ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और इंप्योरिटीज कॉपर की एनोड पे हमारी क्या हो जाती है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं, या हम बोलते हैं स्लज बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन कैथोड पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लेता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, ये फॉर्म हो जाता है, कॉपर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे एनोड पे जब होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ये कॉपर हमारे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये चीज दोनों बात किया है कि यहाँ पे क्या होते हैं, एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर आयन, कॉपर क्या आयन। और यहाँ बात कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे प्योरीफाई करता है इम्प्योर कैथोड को। तो ये बेसिक बातें आपसे क्या की गई हैं। बस ध्यान रखना कि एनोड पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग होगा और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि वहीं से हमारा क्या होगा, कॉपर बनना शुरू होगा, ठीक है ना। तो क्लियर है बातें, तो आपको समझ में आ रही बातें, ये अलग होगा तभी तो हमारा जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। 2 कंटेनर दिए गए हैं, ये और करके क्वेश्चन है। यू हैव 2 बीकर हमें दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स इफ यू ड्रिप जिंक, जिंक को पहले अब ए में डाल रहे हैं और सिल्वर को बाद में डाल रहे हैं। आप जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जो होता है जिंक, हम बात कर लेंगे, कॉपर से क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, और सिल्वर जो होता है वो किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ से तो रिएक्शन होगा जिंक से, क्योंकि हाइयर रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट में, लेकिन ये कोई रिएक्शन करेगा नहीं। तो बात वही चीज है, इसको लिखना है कि ऑब्जर्वेशन अगर मैं बात कर लूं, कोरोजन द जिंक स्ट्रिप एंड चेंज इन द सॉल्यूशंस ऑफ कलर। तो यहाँ पर रीजन क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, जो डिपिंग जिंक स्ट्रिप होता है कॉपर में जो हम करते हैं, तो सल्फेट सोल्यूशन हमारे क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं और जिंक के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर लेते हैं और उनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है क्या, जिंक सल्फेट बन जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे कॉपर हमारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ Cu2+ और SO4 2- में ही ब्रेक होता है और जिंक पे 2+ ही होते हैं, तो 2+ 2- से मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज जाएगा और Cu हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सॉलिड कॉपर हमारे सेटल एट द बॉटम और डिपोजिट द जिंक स्ट्रिप और कलरिंग द सोल्यूशन। ये हमारा किस तरह कर देते हैं, सोल्यूशन को ब्लू कर देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कॉपर का जो सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, वो कैसा होता है, ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है ना। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके मैं बात कर लूंगा ए के लिए है, इसी तरीके बीकर बी में अब बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये सिल्वर होता है। सिल्वर हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई नो सिग्निफिकेंट चेंज इन सिल्वर स्ट्रिप और सोल्यूशंस, क्योंकि सिल्वर हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इस कारण से कोई भी रिएक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होता है। आप जानते हैं सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा सबसे कैसे होता है, नीचे की तरफ होता है कॉपर की कंपेरिजन में, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो और फोकल लेंथ हमें दे रखा है, 3 कॉनकेव मिरर की कंडीशन हमें क्या कर रखी है, यहाँ पे दे रखी है। और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है मिरर फर्स्ट में हमसे बात कर रहा है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, इन विच वन ऑफ द एबव केसेस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो डिमिनिश्ड इमेज कब बनाएगा, आप जानते हो कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। डिमिनिश्ड इमेज कब बनाता है, जब हम बात कर लेंगे कि हमारा क्या है, यहाँ देखो कंडीशन हम समझ लेते हैं। फोकस लेंथ हमारा कितना है, जनरली हम बात कर लेते हैं 20, हमें जब दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की पोल से डिस्टेंस हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना दे रखा है, 45, तो 20 का डबल कितना होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और 45 यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो पहली वाली कंडीशन है, ये कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में है। तो यही इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड साइज का होगा। तो बात यही चीज कर रहा है कि केस फर्स्ट में हम बात कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में वापस। तो यहाँ देखो इस वाली साइज से हमेशा ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा। तो ये हमारा पहला वाला केस होगा जहां पे डिमिनिश्ड होगा। क्यों होगा आपको बता ही दिया।
आगे बोल रहा है दिस क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है। इस कारण से हम बात कर लेंगे ये हमारा कहाँ होगा, ये फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इसलिए डिमिनिश साइज का बनेगा। ठीक है ना, जस्टिफाई भी करना है तो आप जस्टिफाई भी कर दोगे वहां पे, आप उसको निकाल भी सकते हो फार्मूले से। फार्मूले से निकाल कैसे सकते हो, आपको फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है, तो एफ यहाँ पे आप जानते हो, फार्मूला आप जानते हो, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारे किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी मिरर की कंडीशन है। तो फोकस आपको दे रखा है कितना, क्योंकि इधर की ही साइड पे तो माइनस में होगा, और यहाँ पे बात कर लेंगे 1/v प्लस 1/ कितना -u होगा, -u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। सॉल्व कर लेंगे, अगर ये इधर आएगा तो 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस कितना हो जाएगा 1/45, 1 कितना 45। यहाँ पे 20 और 45 को जब आप एलसीएम लोगे तो लगभग में बात कर लूँगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ज़्यादा बेटर होगा। अपन कितना हो गया 900, कितना हो गया 900, यहाँ पे हो जाएगा -25 बाई कितना 900, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, और 5 1 जा 5, 3 जा 15, और 5 6 जा कितना 30। तो 1/36 मतलब v इक्वल टू कितना आएगा 36 के आसपास आएगा, वो भी किसमें माइनस में, v इक्वल टू कितना -36। तो ये जो देख रहे हो v की कंडीशन 30 -36 का मतलब क्या, 20 और 40 के बीच में बनेगा, 20 और 40 के बीच में बनेगा। इट मीन्स हमारा क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, जो आपको बताया गया था। तो वहां बनेगा, और कैसा होगा, छोटी साइज का होगा, कैसा होगा छोटी साइज का। तो यही चीज बोला था। आगे बात करेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। देखो केस 2 हमारा क्या था यहाँ पे, अगर केस 2 आप देख लो तो केस 2 हमारा क्या है, केस 2 दे रखा है, ये 15 दे रखा है और 30 दे रखा है। तो फोकल लेंथ 50 भी दे रखा है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है 30 पे है। तो आप देखते हो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 दे रखा है, कितना दे रखा है 15। जब ये 15 दे रखा है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, कितनी दे रखी है 30। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये 30 पे दे रखा है, किस पे दे रखा है 30 सेंटीमीटर पे। जब ये इस पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है तो ये सेम साइज का बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल फोकस पे, और प्रिंसिपल फोकस से ऊपर जाएगा तो इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, तो सेम साइज का ऊपर और नीचे बनेगा। तो यही चीज बोल रहा है 2 प्रॉपर्टीज, तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, और कैसा होगा इमेज, कैसा होगा बियॉन्ड नहीं होगा, ये ऑन द फोकल लेंथ होगा, ट्वाइस, बियॉन्ड नहीं होगा। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन 2f पे हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म, तो ये 15 का डबल ही है, तो इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, सेम साइज का बनेगा, कैसा होगा सेम साइज का होगा, और कैसा होगा रियल इमेज बनाएगा, कैसा बनाएगा रियल बनाएगा। तो कहाँ बनाएगा, ये हम बात कर लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाएगा, ना कि यहाँ पे हम बात कर लेंगे ट्वाइस द फोकल लेंथ, हम इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो डबल फोकल तो यहाँ नहीं बात करते हैं, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात कर लेंगे इसमें, तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द सी। देखो सी के लिए बात की है, इसके लिए बात किया है, तो सी के लिए जब बात किया तो पहले इसका फिगर इसका भी बना लो। जब इसका फिगर बनाओगे तो ये कॉनकेव मिरर की हमारी कंडीशंस होगी। हम बात कर लेंगे फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो मान लिया प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, ये 30 सेंटीमीटर है, कितना है 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये कहाँ है, अगर मैं बात कर लूँ ये हमारा यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो कि ये पोल और हमारा क्या है फोकस के बीच में लास्ट वाली कंडीशन है, जो वर्चुअल इमेज हमारी क्या करती है फॉर्म करती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जा रहा है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये तो कहीं कटेंगे नहीं, ये कहीं कटेंगे नहीं, पीछे की तरफ जब आप बढ़ाते हो तो ये क्या होता है यही जाकर कटते हैं। तो ये कैसा होता है लार्ज बनता है, ये वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनता है, और कैसा हुआ लार्ज साइज का बनता है, और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और कैसा होता है इरेक्ट होता है, कैसा होता है इरेक्ट होता है। तो जो पूछा है आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है जस्टिफाई, ये कैसा होगा साइज ऑफ द इमेज, हम बात कर लेंगे लार्ज साइज का होगा। ये गलत दे रखा है, ये गलत यहाँ पे आंसर दे रखा है, ध्यान रखिएगा,
ये गलत आंसर है। फोकल लेंथ अगर मैं बात कर लूँ, अगर 30 सेंटीमीटर है हमारा और ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर मैं बात कर लूँ 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट साइज का बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बातें की गई हैं वो कान के मिरर के लिए ही की गई हैं, तो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा कि हाँ कोई गलती तो नहीं हो रही है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें सही हैं। ये यहाँ पे टाइपिंग में हमारा क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बातें बताई हैं, जो फिगर बताया है, ये यहाँ पे सही है, वर्चुअल बनेगा, लार्ज साइज बनेगा, बिहाइंड द मिरर और इरेक्ट रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे जो टाइपिंग किया गया है वो क्या हो गया, गलती से हो गया है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। लास्ट है और करके दे रखा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड किया जा रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड किया जा रहा है कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ हमें दे रखा है कितना, फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कॉनकेव मिरर है, ये फोकल लेंथ है, और हम बात कर लेंगे फोकल लेंथ कितना है, 12 है, कितना है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और हम बात कर लेंगे इसका डबल हमारा जो होगा वो क्या होगा, 24 होगा, 24 होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू होगी, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। इसके बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कि 18 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यू, यू इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, और इसी तरीके हम बात कर लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारा ये छोटा बन गया, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे होकर जाएगा तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो जब ये पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं कुछ ऐसे कट करेगा, ये कहीं कुछ ऐसे क्या करेगा, कट करेगा। जो मैं बात कर लूँ ये कहाँ होगा, अगर मैं देखूँ तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट की क्या है, बीच में है। तो ये कैसा बन रहा है, लार्ज साइज का बन रहा है, कैसा बन रहा है, लार्ज साइज का बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। और हम बात कर लें कैसा है, इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड। क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप ध्यान सुनोगे समझ में आएगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा है, लार्ज साइज का बनेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। तो ये हमारा कंडीशन हमें समझ में आ गया, फार्मूले में पुट करके निकाल भी लेते हैं। 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 1/-12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/v प्लस u की वैल्यू की बात कर लेंगे 1/18, 1/ कितना 18, इधर भेजेंगे -1/12 प्लस 1/18 इज इक्वल टू कितना 1/v। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 12 और 18 का जब आप एलसीएम लोगे 36 आएगा, -1/36, और 1/v इक्वल टू जो आएगा -36 सेंटीमीटर के आसपास आपका आएगा। तो ये हमारे क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे। क्या होंगे, फाइनल आंसर मैंने बना भी दिया। आप यहाँ से देखोगे तो ये देखो, आप फॉलो भी करा लो इसको। जो v आ रहा है -36 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस आ रहा है, इट मीन्स क्या है हमारा इधर की तरफ बनेगा। और देखो 24 से हमारा बियॉन्ड ही बन रहा है, इसलिए हमारा इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो सारी केसेस फॉलो हो रहे हैं। ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज साइंस का पहला सेट आपका खत्म हो रहा है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ साइंस के पेपर बनाने और सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एक आध दिन का गैप हो रहा है। मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा कि हाँ धीरे धीरे ये कम हो जाए और सारी चीजें आपको परफेक्टली क्या हो जाए, मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप मेहनत करते रहिए। अगर कोई समस्या है तो नीचे मेरा नंबर है, मैं टेलीग्राम पे भी चैनल पे ये पेपर भी डाल दे रहा हूँ, आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं, पेपर को देख सकते हैं और खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो देखें आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।